अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक न्यू नावल लेकर जिसका नाम है आनीम कश और इसकी राइटर हैं आसिया रईस खान। और ये उनका फर्स्ट नावल होने वाला है जो एपिसोडिक होगा, वरना अब तक उनकी कंप्लीट नावल आते थे जो शॉर्ट होते थे। और इनकी फ़र्स्ट नावल जो थी जो बुक फॉर्म में आई थी मेहरकोश, वो मेरे अकाउंट पर आपको मिल जाएगी और इसकी भी एपिसोड मंथली आया करेगी, तो जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आनीम कश का फर्स्ट एपिसोड। शहर की गहमा गहमी और शोर शराबे में जीने वाले इंसान को अगर इस जगह छोड़ दिया जाता तो सतेर समंदर से बुलंदी पर आबादी से दूर सकून और कुदरत की रानाओं से घिरी पत्थरों और लकड़ी के कसरत इस्तेमाल से बनी कदीम तर्ज तामीर का नमूना ये छोटी मगर खूबसूरत इमारत उसके लिए ज़मीन पर किसी आरसी जन्नत से कम न थी। ताहम फिलवक्त ओक हाउस की ऊपरी मंजिल के दरीचे में बैठी उस दोशीज़ा की आंखों और अंदाज में वे जारी थी, मगर उस हसीन सूरत पर फैला हुआ उकताया तासुर भी चेहरे की दिलकशी में तकफीफ न कर सका था। अतराफ का सारा हुस्न और फिजा में फैला सकूत उसके लिए अब वैसी कशिश नहीं रखता था जैसी पहले कभी महसूस होती थी। कुदरती रोशनी, हवा और मुख्तलिफ फूलों फलों की मिली जुली खुशबू जैसी नेमतों से घिरा हुआ ये मकाम साकित अलसूद कहलाता अगर गाहे गाहे तायरों की बोलियां न सुनाई देती। जब से होश संभाला था वो उस खूबसूरत मकाम और घर में मौजूद गिनती के मकीनों के साथ रोज शब में मगन जिंदगी का लुत्फ उठा रही थी, मगर पिछले कुछ अरसे से सबील को ये जगह अक्सर जिंदान महसूस होती थी कि यकसा नीयत से उगता जाना बशरी इस दौर के आम घरों की मुकाबले और ऊंची दीवारों और बुलंद तिरछी छत वाला ओक हाउस चारों जानिब से नाहमवार सतह वाले चौकोर पत्थरों की हिफाजती दीवार से घिरा हुआ था। उस खिड़की से नजर आ रही आहनी गेट से मुंसलिक दीवार कुछ दूरी पर बाई जानिब बने हुए दो कमरे ऊंची दीवार में मदगम हो जाती थी। अहाते में इमारत की तरह ही उमर रसीदा आम पीपल और नीम के पेड़ थे जो तमीज़ुद्दीन के लगाए पपीता, अनार, शरीफा, अमरूद वगैरह के दरख्त और फूलों वाले पौधे भी थे। उस घर में उसका पसंदीदा हिस्सा खिड़की से ओझल था, टूटी मुंडेरों वाला खाली हौज और उसमें खड़ी वो परों वाली जलपरी। उसके मुताबिक इमारत का वो सबसे दिलचस्प और पुरअसरार हिस्सा था, और जाने क्यों अकब में था। शायद इसलिए कि जब उस इमारत में फरंगी आबाद हुआ करते होंगे उन दिनों पीछे ज़्यादा रौनक लगा करती होगी। उसे हमेशा लगता था उस मूरत को बनाने वाला भी उसकी तरह आज़ाद होने अपनी मर्जी के करने के लिए बेचैन होगा। तभी मूरत को उड़ाने के लिए पर दिए तो निचला हिस्सा तैरने के लिए जलपरी सा भी दे दिया कि जहाँ पहला मौका मिले भाग निकलो। ये मूरत दोनों हाथों से सर पर बड़ी सी परात नमा सह उठाई हुई थी। जब हौज में फवारे और पानी होगा तब उससे पानी छिड़कता होगा, मगर अब तो वो खाली हौज में इस्तादा थी और सर पर रखी परात में खुश्क पत्ते जमा हो जाते थे। उस मूर्ति को तकते तकते ही उसका तकलील बड़ी ऊंची उड़ान भरने लगता था। जहाँ कुछ नामुमकिन था ना ताज्जुब खेस, उस मूरत की वजह से उसका तखील हर कैद बंदिश से आज़ाद हुआ था। उसकी तकलीफ करदा ख्याली शुमा में उस मूरत और उसकी वजह से उभरने वाले नए नए ख्यालात का बड़ा हाथ था। सबील, सिफा की आवाज़ आई और उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया जिसमें तशक्कुर था। अगर सिफा ना होती तो क्या सोच रही हो? वो जो उसे साथ नीचे चलने की दावत देने बल्कि खींचकर साथ ले जाने आई थी, मकसद भूलकर पूछ बैठी कि उसका चेहरा गहरी सोच में गुमाज था। सोच रही थी क्या दिलवाले के अजय देवगन की तरह मैं भी इस खिड़की की सलाखे हाथों से इतनी दूर कर सकती हूँ कि इनमें से निकल सकूँ। उसके लहजे में तंज, तमस्कर और हसरत सब था। उसकी नज़रें लोहे की मोटी मोटी सलाखों पर थीं जो इमारत की तरह कदीम नहीं थी बल्कि चंद साल पुरानी थी। सिफा ने उसके पहलवाना ख्याल पर झुककर बाहर झाँका। तुम वो कर भी लो तो नीचे जाने के लिए स्पाइडरमैन या बैटमैन किस्म का कोई मैन होना ज़रूरी है। सिफा ने खिड़की से तवज्जो हटाते हुए उसका देखा था। वैसे अजय देवगन पागल खाने में बंद था। सिफा ने उसकी पीठ थपथपाई। अगर मजीद कुछ दिन सिर्फ तुम सबकी सूरतें देखती रही तो खुद तो पागल होंगी ही, इस घर को भी पागल खाना बना दूंगी। उसके गुलाबी हसीन चेहरे पर बेजारी के साथ तंबी उभरी। ओके, सिफा हाथ झाड़कर दूर हुई थी। हम सब शटल कॉक बुर्का पहनना शुरू कर देंगे ताकि ये सूरतें तुम्हें दिखाई ना दे। अब चलो।
उसने सबील का हाथ पकड़कर घसीटा था। वैसे सिफा, वो आराम से उसके पीछे खींचती जा रही थी। हम ये वाला बुर्का पहन के यहाँ से। सिफा ने झट उसका हाथ छोड़ दिया। ये तस्वीर तुम्हारे दादी और मेरे अब्बा हुजूर को पता है। सिफा उसकी तरफ मुड़ी। इस बात को कितने महीने हो गए हैं? सबील के किसी तरह यहाँ से निकलकर अपनी मर्जी से आवारागर्दी करने की तमन्ना के दौरों का कोई मुतय्यन वक्फा नहीं था। ये चंद माह पहले शुरू हुई थे और कभी हफ्तों सोए पड़े रहते तो कभी हर दूसरे दिन वारिद होते थे। ऐसे ही किसी दौरे के वक्त उसकी ज़ेर ख्यालात एक साथ तमीज़ुद्दीन और दादी यानी तस्लीम बानो दोनों ने सुन लिए थे और अगला 1 घंटा उन्हें बारी बारी उनकी वही हिदायतों, अंदेशों और एहतियात की अहमियत वाली तकरीर सुनना पड़ी थी जो वो इतनी दफ़ा सुन चुकी थी कि अब खुद फर एक दूसरे को सुना सकती थी। अब तक भूल गए होंगे वो दोनों। सबील ने अपनी गहरी खूबसूरत सी आंखें छोटी की। मैं अब्बा से कहूँगी, वो दादी से सिफारिश करेंगे और शॉपिंग को लेकर चलेंगे। सिफा का अंदाज उसे पुचकारने वाला था। वो अब उसके बिना ही आगे बढ़ी थी। सारा मसला ही यही है कि दादी साथ होंगी। सिफा रुककर फैसला कुन से अंदाज में उसकी तरफ पलटी। मालकिन सबील, तुम एक बार ही ये कबूल क्यों नहीं कर लेती कि तुम्हारा तन्हा बाहर जाना मुमकिन नहीं? कम से कम दादी की ज़िंदगी में और दादी के इस फैसले के पीछे कोई मामूली वजह नहीं है। वो शुरू हुई ही थी कि रुकना पड़ा। सिफा, नीचे से तस्लीम बानो यानी दादी की आवाज़ आई। अब मुझे डांट पड़ेगी। उसने मसनूई तीखे तेवर से घूरा था। तुम क्यों मुझे बुला देती हो कि मैं मुलाजमा हूँ? उसकी झुंझलाहट भरी आवाज़ पर सबील मुस्कुरा दी थी। क्योंकि तुम मेरी इकलौती और चहेती सहेली हो। अब वो भी पीछे से दोनों बाजू उसके गले में डालकर गोया लटक गई थी। हटो। सिफा की आवाज़ सख्त थी मगर उसने सबील के बाजू नरमी से हटाए थे। वो दोनों आदतन धड़ धड़ जीने उतरकर नीचे आई जहाँ दादी मुंतज़िर थी। उनकी ज़िंदगी यूँ तो उसकी हिफाजत करते गुजर रही थी मगर उन्होंने आज तक उसे उस शख्स, उस रिश्ते का नाम नहीं बताया था जो उसकी जान का दुश्मन था, जिससे उसे छुपाने का और बचाने के लिए वो सब ओक हाउस नामी जेल में बंद थे। उसे बस ये मालूम था कि उसके वालिदैन एक हादसे में हलाक हो गए थे। उसने जब भी कोशिश की थी कि सारा किस्सा सुने, दादी साफ मना कर देती थी। तमीज़ुद्दीन से सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर उसने खुद ही क्यास लगाया था कि उसके माँ बाप ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की होगी। उसका ननियाल ताकतवर और असर रसूख वाला होगा कि हम बकौल दादी वो सफ़ेद पोश लोग थे और उनकी ज़िंदगी में गिने चुने रिश्ते थे, तो उसका दुश्मन ननियाल ही होगा। दादी ने उसके साथ साथ खुद को भी अपनी मर्जी से उस जगह का कैदी बना लिया था। कभी कभी वो उसकी बेपरवाही और बेइतनाई पर बाकायदा फ़िक्र और खौफ से कांपने लगती थी। वो उससे मोहब्बत का इजहार नहीं करती थी, ना उसके लाड उठाती थी। उन्होंने कभी वारफ्त की लगावट का मुजाहरा नहीं किया था, कभी उसके नाज नहीं उठाए थे, कभी सख्ती या डांटपट भी नहीं की थी। उसने हर हरबा इस्तेमाल करके देखा मगर सब बेसूर था। उनका ना शदीद प्यार उमड़ता था, ना शदीद गुस्सा, बस एहतियात और हिदायत थी। दुनिया में अपने वाहिद सगे रिश्ते से उसे मोहब्बत का दावा मिला था, मोहब्बत नहीं। सिफा उसे समझाती रहती थी कि वह जवान और इकलौती औलाद की हादसाती मौत के सदमे और तकलीफ से अब तक बाहर नहीं निकली हैं और उनके लिए माजी दोहराना अब भी अजियतनाक है। आज शाम या कल नज़ाकत वापस आएगा। वो सिफा से मुखातिब हुई थी। यह उन दोनों के लिए खुश खबरी थी। सफाई के बाद उसका कमरा भी ठीक कर देना। उन्होंने उस खास हिदायत के लिए उसे बुलाया था। वो सिर्फ पकाने का काम करती थी। उससे पहले और बाद वाले काम, बावर्ची खाने की सफाई, बर्तन वगैरह सिफा की जिम्मेदारी थे, जबकि किसी मुअस्सिस व अजूबे की तरह नज़ाकत सारे घर और अहाते की सफाई और देखभाल करता था। उसमें नाम के अलावा कुछ भी नाजुक नहीं था। वो WWF के पहलवानों जैसी जिसामत और कद का हामिल मगर कुव्वत गोई से महरूम था। कुछ दिन पहले वो हादसे का शिकार हो गया था। वो बाहर कम ही जाता था। उस दिन किसी काम से गया और गाड़ी ने यूँ टक्कर मारी कि उसके टांग की हड्डी टूट गई थी। ऑपरेशन हुआ और मेटल प्लेट स्क्रू डालकर उसे ठीक किया गया था। वो तब से अस्पताल में था। उसका ना घर बार था, न रिश्तेदार। इलाज के अखराजात मालिकों ने उठाए थे और अब वो कल वापस आ रहा था। तस्लीम बानो अपनी बात कहकर बावर्ची खाने की सिमट पड़ गई थी। लग जाओ और मेरी हेल्प करो, उसे कहती वो झाड़ू और दीगर सामान लेने बावर्ची खाने की सिमट पड़ी थी। इतने दिनों से वो नज़ाकत की जगह बस घर के अंदरूनी हिस्से की ज़रूरी सफाई कर रही थी। अब मैं याद दिला रही हूँ कि मैं मालकिन हूँ, पीछे से सबील ने आवाज़ लगाई। वो हाथ उठा के कुछ सुनाई नहीं दे रहा का इशारा करते हुए रुकी नहीं थी। सबील के दिल में सिफा के लिए बहन जैसा प्यार था। वो उसे बराबरी का दर्जा देती थी।
प्यार से कभी बहनों वाला ही था, मगर तमीज़ुद्दीन ने बचपन से अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की थी कि उसके दिल व दिमाग में ये बात बैठ गई थी, वो खिदमत गुजार है। उसका काम सबील के आराम का ख्याल रखना, उसकी ज़िंदगी आसान करना और उसका हुक्म बजा लाना है। कभी ना भूलना बेटा कि तुम और सबील बीबी कभी बराबर नहीं हो सकती, और ये भी ना समझना कि कोताही पर तुम बख्श दी जाओगी। अपने अब्बा की ये बात उसने गिरह से बांध ली थी। तस्लीम बानो भी उसे भूलने नहीं देती थी। यही वजह थी कि जिस सबील की मोहब्बत और मसावत भरे रवैये के बावजूद सिफा के लौशोर में मालिक और मुलाजिम वाला फ़र्क मौजूद था, जो बज़ाहिर उनके बर्ताव में दिखाई नहीं देता था। भूली बिसरी यादों और तारीख का हिस्सा बन चुके ओक हाउस को कभी तस्लीम बानो और सबील की रिहाइश के लिए खोला गया था। फिर उनकी खिदमत और हिफाजत के पेश नज़र तमीज़ुद्दीन, नज़ाकत और ज़ीरू भी यहाँ के मकीन बने थे। ज़ीरू काका चौकीदार थे, नज़ाकत मुलाजिम और तमीज़ुद्दीन तस्लीम बानो के मावन व मुलाजिम। बीवी की वफ़ात के बाद उनके साथ सबील की ही हम उम्र सिफा भी थी। कोठी ख्याबाग में मालिक कम और नौकर ज़्यादा थे। यहाँ सुबह होते ही एक छोटी सी फौज काम पर लग जाती थी कि ये आखिर नवाब ऑफ शमशारगढ़ के वारिस और उनके महल की देखभाल का सवाल था। कई सौ एकड़ अराजी पर फैली ये महलनुमा कोठी मुल्क के उन चंद महलात में से एक थी जिन्हें होटल में तब्दील नहीं किया गया था, बल्कि वहाँ आज भी नवाब मीर कुर्बान अली खान का खानदान आबाद था। जबकि उनका दूसरा बड़ा और मुगल फ़न तामीर का नमूना महल जहानुमा मुल्क का मशहूर 7 सितारा होटल था। उसके अलावा 2 छोटी कोठियाँ, कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट दी कॉर्नर में तब्दील हो गई थी। मुल्क में फैले नवाबों और राजाओं की अक्सर मिल्कियतें, इमारतें, होटलों और कमर्शियल हीरा प्रॉपर्टीज़ में तब्दील होने का रिवाज यहाँ भी कायम था, और मीर उस्मान अली खान उस बिज़नेस को मज़ीद फैलाना और बढ़ाना चाहते थे। सरवत खातून, जो कोठी ख्याबा की निगरान थी, उन्हें घर की 4 दीवारी में बेगम इनायत जहाँ की काबिल भरोसा और मातेद खास की हैसियत हासिल थी। उनकी वफादारी का सबूत यह था कि जब बेगम इनायत जहाँ ने ससुराल छोड़ा तो वो रिश्ते में उनकी दूर दराज की देवरानी होते हुए भी उनके साथ चली आई थी। वो बेवा थी और बेगम इनायत जहाँ के शोहर मियाँ अफाक जहाँ के ख़ानदान वाले उन्हें पसंद भी नहीं करते थे। वो रिश्ते में उस घर की बहू होने के बावजूद भी नौकरानियों वाली ज़िंदगी जी रही थी, लिहाजा इससे बेहतर यहाँ आकर नौकरों की निगरान बनना था। उनके ससुराल में किसी को एतराज़ भी नहीं हुआ था। वो इस वक्त बावर्ची खाने के साथ वाले कमरे में कुर्सी पर बैठी मुलाजिम को आज के काम लिखवा रही थी, जो वहाँ का हेड बटलर था। यह मामूलात रोज़ एक से होते थे। अगर कोई मेहमान मुतवक्का हो या किसी दावत का इंतज़ाम करना हो, फिर भी दिन की शुरुआत में उनका ज़बानी कहना और मुलाजिम का लिखना लाजिम था। इसके बाद दोनों खानसामाओं को बुलाकर घर के 4 अफराद का मेन्यू बताया, जो उन्होंने गुज़िश्ता शब उनसे पूछ लिया था। सिवाय मियाँ रुश्तान जहाँ के सबका खुर्दो नोश का मामूल भी यकसानियत भरा होता था, ताहम रोज़ पूछना और रोज़ कहना रिवायत का हिस्सा था। मकीन अभी अपने ख्वाबगाहों से निकले नहीं थे और उनके बाहर आने से कबल मुलाजिमीन की साफ़ सफाई मुहिम ख़त्म होना ज़रूरी थी। ताम खाना, दीवान ख़ास, मरकज़ी बैठक, कुतुब खाना, मेहमान खाना और ऊपरी मंजिल पर सबकी ख्वाबगाहों के अलावा एक तवील व अरीज़ कमरा दावतों के लिए मखसूस था, जहां 50 अफराद के लिए एक ही मेज और इतनी सारी कुर्सियां मौजूद थीं। और कितने ही कमरे थे जो कभी खुलते ही नहीं थे। इमारत के चारों जानिब ऊंचे सतूनों वाले बरामदे बाग में खुलते थे, जिसका अलग हुस्न और आराइश थी। इमारत के अगले हिस्से के दरमियान में दायरे की शक्ल में फैला हुआ खूबसूरत बगीचा था, जिसके दरमियान में हम वक्त फव्वारा जारी रहता था। पूरी इमारत के साथ तसलसल से फैला सतूनों वाला बरामदा या पोर्च बहुत ऊंचाई पर था। नीचे खड़ी कारों तक जाने के लिए मकीनों को 20-25 जीने उतरने पड़ते थे। जितनी भी कोठी थी उससे कई गुना बड़ा उसका लॉन या अहाता था, जिसकी देखभाल और आराइश कोठी से कम मेहनत और वक्त तलब नहीं थी। मुलाजमीन के कमरे बावर्ची खाने के साथ थे। उनके आमदरफ्त का दरवाज़ा भी अलग था। ऊपर मंजिल पर बेगम अदन उस्मान अली खान वॉक इन क्लोजेट से अपने ख्वाबगाह में आई तो मुसहरी खाली थी। अदन ने पहले दीवार गिर घड़ी में वक्त देखा। उन्हें अंदर गए 20 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। फिर नज़र पिछली बालकनी के सिमत उठी और वहीं ठहर गई। दबी पर्दों के पीछे बालकनी में खड़े शख्स के आंखों की उदासी बिना देखे ही उनके पूरे वजूद में फैल गई। मोहब्बत थी ऐसी अजीब शय जो अंधी थी तो उसके पास तीसरी आंख भी थी। जिस शख्स का मोहब्बत से खाली दिल दिखाई नहीं देता था, उसी शख्स की उदासी, परेशानी, तन्हाई सब गहराइयों तक दिखाई दे जाती थी। और फिर ये तो अदन दीवान की मोहब्बत थी, पहली, ज़िद्दी, गहरी और अकेली।
अदन का खानदान नवाब ऑफ शमशारगढ़ की तरह ना कहीं का नवाब था ना उनका रिश्तेदार, मगर उनके अजदाद का शुमार अहम दरबारियों में हुआ करता था। नवाबों की जानिब से उन्हें खास लक़ब, दीवान और मकाम से नवाजा गया था। उनकी वफादारी और खिदमत गुजारी के बदले उन्हें उस दौर की कोठियाँ, ज़मीनें भी अनायत की गई थीं। कभी उनके बुजुर्ग उस बात पर आजिज़ और शुक्रगुजार रहे होंगे, लेकिन अब उनकी औलाद के अंदाज और ठाट देखकर लोग उन्हें भी कहीं का नवाब ही समझते थे और किसी ने तस्सीह की कोशिश भी नहीं की थी। अब तो वो खुद भी सच्चाई भूलकर खुद को रॉयल मानते और मनवाते थे। एक वक्त था कि मीर कुर्बान अली खान उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बल्कि अब भी वो सेहतमंद होते तो उनका मौक़िफ़ वही होता। ये नहीं था कि वह हस्ब नसब को बर्तर व आला की कसौटी मानकर लोगों का मकाम तय करते थे, बल्कि उन्हें अपना असल फरामोश करने, उसे छुपाने वाले नापसंद थे। उन्हें नकली नवाबों और खुद साख्ता नस्लों से नफरत थी। सियासत की वजह से उनका वास्ता पड़ता रहता था, मगर उन्होंने हमेशा दीवान खानदान से फासला रखा था। और सितम ज़रीफ़ी ये थी कि अब नूरुद्दीन दीवान की साहबजादी उनके इकलौते बेटे की बेगम थी। वो बाकायदा नवाब मीर कुर्बान अली खानदान का हिस्सा बन चुकी थी। बेगम मीर उस्मान अली खान, और ये मुमकिन कर दिखाया था उनकी साहबजादी बेगम इनायत जहाँ ने। नूरुद्दीन दीवान का खानदान बेगम इनायत जहाँ के ससुराल के ज़्यादा करीब था। मुआशरे के अशराफिया और रोज़ा की तफरीह और तकरीबात मुश्तरक ही हुआ करती थी। एक सूबा और एक शहर होने की वजह से अदन कम उम्री से ऐसी हर मुश्तरक जगह मीर उस्मान अली खान को देखती आ रही थी, मगर पहली बार वो बेगम इनायत जहाँ की शादी की तकरीबात के दौरान मीर उस्मान से मुतासिर हुई थी। उनकी शख्सियत से मुतासिर होने वाली वो पहली सिनफ नाजुक न थी, मगर 20-21 साल बाद उनकी मोहब्बत में मुब्तला होकर उन्हें पा लेने वाली वाहिद हस्ती ज़रूर बन गई थी। ये नाज उम्र भर इतराने के लिए कम ना था। ये अलग बात है कि उसके पीछे उनका सब्र आजमा, तन्हा, तवील और खामोश इंतज़ार था। और अगर उम्र की 36वीं बरस में उनकी मुराद बर आई थी, तो उसमें बड़ा दखल बेगम इनायत जहाँ का था, जिन्होंने शादी और जिम्मेदारी से भागते रहे भाई को 42 साल की उम्र में कायल कर ही लिया था। टॉक ऑफ द टाउन रही उस शादी को 6 माह हो गए थे। वो शब ख्वाबी के रेशमी लिबास के डोरियां कसती हुई सुस्त कदमों से बालकनी की सिमत बढ़ी थी। धीरे से पर्दा हटाया। सामने हिफाजती जंगले के करीब मीर उस्मान दरवाजे की सिमत पुस्त किए खड़े थे। फिजा में सिगरेट की महक घुली मिली थी। वो दोनों हुस्न व जहानत, दौलत, शोहरत में दुनिया के खुश नसीब तरीन गिरोह में भी सबसे अव्वल दर्जे पर थे। उनके ना कोई स्कैंडल थे, ना मुआशके। नरमी और लिहाज से बात करते, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। दोनों ने ही अपनी पुश्त दर पुश्त चली आ रही और बढ़ती जा रही दौलत पर तकिया करने की बजाय अपना अलग रास्ता मुंतखब किया और खुद मैदान में उतरकर काम करने को तरजीह दी थी। वो दुनिया के लिए अभी से मिसाली जोड़ा थे, काबिले रश्क और काबिले तकलीद, मगर फिर भी उनके दिल उदास थे। मीर उस्मान बज़ाहिर मिसाली शोहर थे, उनकी जानिब से कोई कमी ना थी। ऐसी वजह की अदन शिकायत करती, मगर मीर उस्मान की ज़िंदगी और उनकी ख्वाबगाह में आने के बाद उन्होंने जाना था कि इतने बरस तन्हा रहने की वजह मीर उस्मान की मर्ज़ी, मुश्किल पसंद मिजाज या शरीक सफ़र के लिए कोई मावराई मुतालबात की फहरिस्त न थी, बल्कि उसके पीछे वो अनदेखा दुख था या मलाल था जो उन्हें बेकल रखता था, जो उनकी आंखों में उदासी बनकर ठहर गया था, जो सारी कुर्बतों और खलतों के बावजूद उनके दरमियान की अनदेखी दीवार था। और उनके हसीन रफ़ाकत के बावजूद भी तशना और उदासी महसूस होते थे। अलबत्ता उस इंकशाफ से अदन की मोहब्बत कम हुई थी, ना उन्हें पालेने की सरशारी ने दम तोड़ा था, बल्कि अब तो मीर उस्मान के ज़ख्म खुर्दा दिल का मरहम बनने की ख्वाहिश और शदीद हो गई थी। सुबह बखैर। अदन की आला तरीन रेशमी लिबास सी नरमी उनकी शेरी आवाज़ में भी थी। मीर उस्मान अली खान ने सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा गोशे में रखे हुए खुले कूड़ेदान की सिमत उछाला था, जो सिर्फ अजले और बचे हुए सिगरेट वसूल करने के लिए ही वहाँ मौजूद था। सब बखैर। उन्होंने पलटकर बीवी को देखा। वो उनके करीब जाकर रुक गई थी। अब अगला जुमला भी उन्हें ही कहना था। मीर उस्मान अली खान की शख्सियत की एक बड़ी कशिश उनकी कम गोई थी। वो दिलकश आवाज़ और एहतराम तलब करता लहजा जब शाइस्ता तलफ़ुज़ और उर्दू या अंग्रेज़ी अल्फाज बयान करता, तो सामा और सामीन पर सहर तारी होता ही था। आज हमारा प्रिपरेशन का आखिरी दिन है। अदन ने अकबी बाग के आखिरी किनारे पर ऐस्तादा सुरूर के दरख्तों पर निगाह टिकाते हुए कहा। वो कारीगरी के सालाना फैशन शो की बात कर रही थी,
ज़रा देर किसी जवाब का इंतज़ार करने के बाद वो फिर से गोया हुई। आप आएंगे ना कल? कोशिश के बावजूद भी आवाज़ में यास व निराश का मिला जुला सा तासुर था। वो 6 माह बाद भी नौबेहाता की तरह ही मोहतात थे। मीर उस्मान ने नज़रों का जाविया बदल के अदन को देखा था। हमने कभी आपका दावतनामा मुस्तरद नहीं किया। वो हर साल मेहमान खुसूसी के मसनद को शर्फ बकसने के लिए उन्हें ही मदऊ करती थी और ये हैरत अंगेज़ हकीकत थी कि उन्होंने हर बार अदन की दावत कबूल की थी और अब तो यह हमारा फ़र्ज़ है। उन्हें दिल रखना भी आता था और अपने फ़राइज़ को खूबसूरती से निभाना भी, जिसे हम किसी वजह से मिस नहीं कर सकते। अगला जुमला उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा था। उनके लबों पर तबस्सुम की झलक दिखाई दी जो किसी गहरी पुरअसरार कहानी सा दिलचस्प और दिलकश था। अदन की निगाहों ने सुरू के दरख्त को छोड़ा और मीर उस्मान के चेहरे पर ठहर गई थी। ये एक मुस्कुराहट उनके लिए सब कुछ थी। मीर उस्मान के मुतालिक ये सारे राज उन्होंने गुजरे 6 माह में पा लिए थे कि उनकी मोहब्बत जितनी शदीद और गहरी थी, उन्हें जवाब में मीर उस्मान से वही शिद्दत और गहराई चाहिए थी। उनका बर्ताव वैसा ही था जैसा मोहब्बत करने वाले वफादार शोहर का होता है, मगर अदन को जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला था। मुकम्मल मीर उस्मान अली खान उन दिलकश खदोखाल में उलझी हुई दायमी उदासी वो राज थी जिसने उनके दरमियान कुर्बत, अपनायत और मलाइमत के बावजूद एक सर्द खत खींच रखी था। उनकी आंखों की उदासी अदन का सबसे बड़ा चैलेंज थी। मीर उस्मान ने रोशन साफ सुथरी सुबह से ज़्यादा खुशगवार और दिलफरेब सूरत पर एक गहरी निगाह के बाद हाथ में पकड़ा लाइटर और सिगरेट की डिब्बियाँ अपने जामा शब की जेब में डाली। अंदर चले, हवा में खनकी है और आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकती। इस जुमले में नरमी थी, फिक्र थी, मगर अदन को जिसका इंतज़ार था वो मफकूद दिखा। जी, दोनों हाथ बगल में दबाते हुए वो भी पीछे हुई थी। ये सच था कि उन्हें सर्दी मौसम में बहुत जल्द जुकाम हो जाया करता था। कुछ देर बाद वो तैयार होकर एक साथ नीचे उतरे थे। मुलाजमीन ने उन्हें देखते ही कमर झुकाकर हाथ पेशानी तक ले जाकर अदा बजा लाया था। मुलाजमीन का ये मामूल मीर उस्मान खान को पसंद नहीं था, मगर उस घर के सरबरा बेगम इनायत जहाँ थी, यह पत्ता भी उनकी मर्जी से हिलता था। वो शादी घर के मामलात में मदाखलत करते थे जैसे शादी की अगली सुबह की थी। अदन जब मेज पर आई तो उन्होंने रस्म के मुताबिक अपना हाथ पेश किया था, जिसे चूमकर और पेशानी से लगाकर अदन को ताज़ीम का इजहार करना था। और उन्होंने किया भी कि सरवत खातून ने उन्हें यहाँ की रिवायतें और रसूमात से आगाह करने का फ़राइज़ अदा कर चुकी थी। विद योर रिस्पेक्ट आपा बेगम। मीर उस्मान ने कुर्सी संभालने के बजाय उन्हें देखा था। हमें कुछ फरसुदा रस्में ख़त्म कर देनी चाहिए। अदन का एहतराम और आपका मकाम इन मज़ाहिरों का मोहताज हरगिज़ नहीं। ये हमारे बनाए उसूल नहीं हैं। हम तो ख़ानदानी रिवायत को ज़िंदा रखने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। इनायत जहाँ ने अपनी शेफोन की साड़ी का पल्लू शाने पर रखने के बाद कालाई में कंगन घुमाते हुए कहा था, हर नस्ल को अपने वक्त, सोच और अपनी पहचान के मुताबिक भी कुछ कमी बेशी करनी चाहिए और हम चाहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट का इजहार बातों और रवैयों से हो, इन फरजूदा एक्शन से नहीं। आपकी बात हमारे बुजुर्गों को नाराज़ कर सकती है। उन्होंने मखसूस अंदाज में मुस्कुराकर आबरू चढ़ाए थे। मीर उस्मान ने अदन के लिए कुर्सी पीछे खींची और मुस्कुरा दिए। हमें सिर्फ ये फिक्र है कि आप नाराज़ ना हों। बेगम इनायत जहाँ एक तवील तगोदों के बाद भाई की शादी करवा सकी थी और इस मौके पर इस कामयाबी की खुशी हर एहसास पर गालिब थी, ये बात मीर उस्मान भी जानते थे। हम इस वक्त इस कदर खुश हैं कि कोई हमसे कत्ल भी माफ़ करवा ले। वो खुश दिली से गोया हुई। यानी आज से एक नई रस्म का आगाज़ होता है कि एक फरसुदा रिवायत पर अमल नहीं होगा। मीर उस्मान की बात पर उन्होंने पीछे सर करके ज़ोरदार कहका लगाया था। वो दोनों ताम खाने में जाने के बजाय कुशादा ड्राइंग रूम में आए थे, जिसे सरवत खातून अब भी दीवान खास कहती थी कि यहाँ तक के खास मेहमान और घर के अफराद की ही रसाई थी। इस बड़े से कमरे में मुगल फ़न के शाकार फर्नीचर और आराइशी साजो सामान के बीच जदीद सोफ़े और कॉफ़ी टेबल मौजूद थी, जिस पर मुल्क के सफ़े अव्वल के अंग्रेज़ी अखबार और बिजनेस मैगजीन्स के ताज़ा शुमार रखे थे। सोफ़े पर बैठते ही उन्होंने एक अखबार उठा लिया था। उस वक्त वो सरसरी नज़र डालते थे। मुफसिल खबरें वो दफ्तर या रास्ते में पढ़ते थे। अमूमन अदन भी अखबारों के सुर्खियाँ और पेज 3 देखा करती थी, मगर आज वो फ़ोन पर झुकी अपने मातहत से बात कर रही थी। आखिरी वक्त के कई काम आज होने थे। जब मेज़ पर नाश्ता चुन दिया गया और बेगम इनायत जहाँ अपने ख्वाबगाह से निकलकर मेज़ पर पहुँच गई, तब सरवत खातून दरवाजे में नमूदार हुई थी। आ जाए, नवाब बेगम आ गई हैं।
मीर उस्मान खड़े हुए आगे जाने से पहले रुककर अदन के आगे हाथ पेश किया। चलें? फ़ोन पर्स में रख के उन्होंने पर्स वहीं छोड़ दिया था। वो मुस्कुराकर उनका हाथ थामकर खड़ी हो गई थी। गुड मॉर्निंग आपा बेगम। मीर उस्मान ने पहले अदन के लिए कुर्सी पीछे की थी और फिर उनके बैठने के बाद दाएं जानिब वाली कुर्सी संभाल ली थी। बेगम इनायत जहां ने सर की जंबीज से जवाब दिया था। अदन ने सलाम किया। उस घर में वो उनकी सास, नंद, ससुर और मोहसिन सब कुछ थी। अदन नाश्ते के दौरान खामोशी रही थी। दोनों बहन भाई की गुफ्तगू का मौजू उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था, मगर उनके अंदाज से लगता था वो ताज़ीमन खामोश हैं। मीर उस्मान को खुद सियासत में कूदने का शौक़ नहीं था, मगर बड़ी बहन के सियासी करियर की फ़िक्र थी। वो उसमें भी भरपूर दिलचस्पी लेते थे। नाश्ते की मेज़ पर मौजूद यही होता था। फिर आजकल मुल्क सियासी दर्जे हरारत अरूज पर था कि पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान हो चुका था। बरसों से इलाकाई सियासत में सरगर्म रहने और सूबाई हुकूमत में वजारत संभालने के बाद अब बेगम इनायत जहां के पार्लिमानी इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला किया था। वो नौजवानी के दिनों से ही अपने वालिद के साथ सियासत में सरगर्म थी और वालिद की बीमारी के बाद उनकी जगह ले चुकी थी। अदन और मीर उस्मान अली खान के ख़ानदान शहर के मूवर्स एंड शेकर्स में शुमार होते थे। वो बचपन से मीर कुर्बान अली खान की अहल खाना को देखती आई थी। मरहुमा बेगम मीर कुर्बान अली खान और उसकी मम्मी शहर की अशराफिया ख़वातीन गिरोह का हिस्सा थी, जिनकी अपनी मसरूफियात और तकरीबात तफरीह हुआ करती थी। बचपन से अदन भी माँ के साथ ऐसी तकरीब में शामिल रहती थी। नूर अलादीन दीवान ने बेटों की तरह बेटी को तालीम के लिए बैरून मुल्क नहीं भेजा था। अदन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग से ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स किया। मुख्तलिफ तकरीब में रस्मी दुआ सलाम और गुफ्तगू के अलावा पहली बार बेगम इनायत जहां ने जब उन्हें तन्हाई में मुखातिब किया था तो वो अदन के रंगे हाथों पकड़े जाने का लम्हा था। आपने जिस रास्ते पर तन्हा कदम रखा है वो बड़ा दुश्वार गुजार है। वो एक पोलोमिज का इख्तिताम पर जारी महफिल में जाने कब से मीर उस्मान अली खान को अपनी निगाहों के कैद में लिए वहाँ खड़ी थी कि पीछे से उनके शाने पर बेगम इनायत जहां ने हाथ रखकर सरगोशी की थी। वो मारे शर्मिंदगी के सुर्ख हो गई थी और सारा एतमाद वहीं दम तोड़ गया था। उनका बरसों से संभाला राज आया भी हुआ तो कहाँ। अगर आप इस मुश्किल राह पर चलने का इरादा कर चुकी हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, बशर्ते ये कि वो रुकी और अदन का दिल डूबने लगा। आप मीर उस्मान को हमेशा खुश और खुद से करीब रखने का वादा करें। उन्होंने शाने से हाथ और अदन के चेहरे से निगाहें हटाकर दूर अपने भाई को देखा था। हमें उनकी खुशी और आबाद ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ अजीज़ नहीं। अदन को उनके लहजे और चेहरे पर संजीदगी और सच्चाई नज़र आई थी। जाने माजी की कौन सी यादें हैं, कौन सी खलिश, कौन सी खता है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती, मगर हमें आपके चेहरे पर वो अज़्म दिखाई दे रहा है जो मीर उस्मान को माजी की जंजीरों से आज़ाद करवा सकता है। वो अदन को देखकर हौसला बख्श अंदाज में मुस्कुराई थी और अदन सातवें आसमान पर जा पहुंची कि उनके खामोश मोहब्बत को सबसे बड़ा सहारा मिल गया था। इस बात से बेखबर कि बेगम इनायत जहां उन्हें भाई की ज़िंदगी में शामिल करने से पहले ही उनके दिल में मीर उस्मान का माजी डाल चुकी थी। कब में घूमते सीमित चम्मच की खनक पर अदन अपने ख्याल से बाहर निकली थी। आज आप ना मेंशन फाइल करने जाएंगी? मीर उस्मान पूछ रहे थे। बेगम इनायत जहां ने हुंकारा भरा। आप भी चलें हमारे साथ और मीडिया वालों को खुशी का सामान करें। बेगम इनायत जहां ने भाई को देखा। इस वक्त मुकम्मल लाइमलाइट और सबकी तवज्जो आप पर होनी चाहिए, हम तो डिस्ट्रैक्शन साबित होंगे। वो मुस्कुराए। उन्हें शहरत का शौक था न लालच। बेगम इनायत जहां का फ़ोन बजने लगा था। फिर उन दोनों का नाश्ता ख़त्म होने तक भी वो फ़ोन पर मसरूफ़ थी। अपने मखसूस नाश्ते से फारिग होकर वो दोनों मुख्तलिफ सिमतों में चले गए पड़े थे। उन तीनों की कारें, ड्राइवर और उनके मावनीन और मुहाफिजों के साथ बाहर मुंतज़िर थे। ये कारें भी मकाम वाहिमियत के मुताबिक कतार बनाती थीं। सबसे आगे बेगम इनायत जहां की कार होती, उसके पीछे मीर उस्मान की और आखिरी अदन उस्मान खान की। मीर उस्मान को मुहाफिज साथ रखना पसंद ना थे, जबकि बेगम इनायत जहां के लिए नागुज़ीर थे। अदन की सेक्रेटरी संजना ने मामूल की तरह ही ड्राइंग रूम से उनका पर्स और लैपटॉप बैग उठाकर कार में रखा और अब कार के बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। कोठी खाबा के मसलन मुहाफिजों के घिरे गेट से अंदर दाखिला चुनिंदा अफराद को ही मिलता था और उनके पास मखसूस एंट्री पास किस्म के कार्ड थे।
आज अदन अपने दफ्तर के बजाय फैक्ट्री जा रही थी और मीर उस्मान का रुख अपने 7 सितारा होटल जहानुमा की तरफ था, जबकि बेगम इनायत जहां घर से बाहर कदम रखने से पहले अपने वालिद के ख्वाबगाह में थी, जो रिहायशी कमरा कम अस्पताल का लग्जरी वार्ड ज़्यादा लगता था। उन्हें देखकर 24 घंटे तैनात नर्स ने सर को खम किया और दोनों हाथ मौतबाना अंदाज में बांधकर एक गोशे में जा खड़े हुए थे। नवाब बेगम के मर्जी और मिजाज पर मुनहसर होता था कि उसे वहाँ बर्दाश्त कर लेंगी या इशारे से तखली का हुक्म दे देंगी, जैसा मीर उस्मान अली खान की शादी की रात दिया था। उस दिन वो पहली बार इतनी देर दरवाजे के बाहर खड़ी रही थी। उसे लगा था वो माजूर बाप को उस खुशी के मौके की मुकम्मल रोदाद सुना रही हैं। वो देख ना सकी, शामिल ना हो सके, तो क्या वो अब उनकी आंखों और बकिया हवास बने उन्हें हर मंजर दिखा रही हैं। बाप बेटे की इस मोहब्बत पर उसकी आंखें भर आई थी, मगर वो जज्बाती अहमक नहीं जानती थी कि नवाब बेगम ने बाप के कान के पास वो बात कही थी जो एक बेबस और मौत के दहाने पर खड़े इंसान को उस इंतज़ार से बड़ी अजियत में मुब्तला कर गई थी। नर्स ने अपनी जगह से दूर बिस्तर पर पड़े मरीज को देखा था, जिसकी सफ़ेद गुलाबी रंगत उस उम्र में भी उनकी जवानी की वजाहत का सबूत थी। वो बोलने और चलने फिरने से कासिर थे। हर दिन शाम में उनकी व्हील चेयर पर कोटी ख्याबा की सैर की औकात मुतय्यन थे। 10-15 दिन में एक बार वक्त निकाल कर वो खुद अपने अब्बा हुजूर की व्हील चेयर को धक्का देती थी। इनायत जहाँ सहज कर कदम उठाती, मुसेरी के पास आकर रुक गई थी, बगौर बाप के चेहरे को देखते हुए, ताकि उन दोनों की आंखें मिले। मगर मीर कुर्बान अली खान ने नज़रें नहीं मिलाई थी। उनके कवा साथ छोड़ चुके थे, लेकिन अंदर अब भी वो तंतना और रौब कायम था जो उनका खासा था। वो अपनी साहबजादी बेगम इनायत जहाँ की तरफ देखने से गुरेज करते थे। संजना अपना टेप खोले मुसलसल बोल रही थी। अदन के अंदाज में बेसब्री थी कि वो जल्द ख़त्म करें। पहले उसने फैशन शो से मुंसलिक पिछले दिन के मुकम्मल हो चुके काम गिनवाए थे। उसके बाद वो उसे दिन भर का पहले से तयशुदा मामूल बताने लगी थी। आज आप रिहर्सल से पहले रनवे डिज़ाइन भी चेक कर लीजिएगा और आखिर में बैक स्टेज टीम से मीटिंग भी। उसने नज़र उठाकर अदन को देखा। ओके, अदन ने सर हिलाया। एंड अदन की खफीफ सी तिरछी गर्दन और ऊपर उठे आबरू उसे याद दिलाए। ओह, संजना को तरतीब उलट होने की गलती का एहसास हुआ। उससे पहले फाइल देना चाहिए थी, फिर आज के काम की तरतीब। उसने अपने दूसरे जालिम नशिस्त पर रखा हुआ सिया मोटा सा फोल्डर उठाया, जिसके अंदर चंद प्रिंट शुदा कागजात मौजूद थे। संजना हल्का सा रुख मोड़कर टेप पर झुक गई थी। उसके और बॉस के सेहतमंद ताल्लुक का राज यही था कि वह अपनी हदूद का सख्ती से ख्याल रखती थी। अदन ने बेसब्री से फोल्डर खोला था। वहाँ दर्ज तहरीर पर उनकी उंगली जैसे जैसे आगे सरक रही थी, धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। जहाँ वह अंगुष्ठें ठटक कर रुकी थी, वहीं उनकी उम्मीद और भरम का महल भी ढेर हो जाना था। तहरीर ख़त्म हो गई, मगर उंगली रुकी नहीं। एक गहरा सांस लेकर उन्होंने फोल्डर बंद किया और संजना की सिमत बढ़ा दिया था। उस वक्त अजीब गमोदगी की कैफियत थी अदन की। जहाँ इत्मीनान से दिल भर गया था, वहीं फिर क्या वजह है कि तलवार हनूस सर पर लटकती थी। दफ्तर पहुँचते संजना का पहला काम उन कागजात को शेडिंग मशीन के हवाले करना था, जिनसे मुझे खतरा है। आज तक उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। झाड़ू एक तरफ उछालकर वो सोफे पर गिर गई। तुम इतना याद रखो, तुम्हारी नज़रों से दूर जाते ही दादी को जो इख्तलाज कल्ब होगा, वो उनका बहुत कुछ बिगाड़ देगा। सिफा भी काम छोड़कर उसके बाजू में आरत तिरछी लेट गई थी। अगर हम एमए की परमिशन ले लें तो? उसने नया ख्याल सोचा। याद करो, फाइनल एग्ज़ाम देने की इजाज़त इसी शर्त पर मिली है कि अब आगे नहीं पढ़ना। उन दोनों का फासलाती बीए का आखिरी सेमेस्टर था। कुछ दिन पहले दादी ने उसका एमए करने का मंसूबा सुन लिया था, तो वही वादे कस्में दिलाकर आगे ना पढ़ने से तौबा करवा ली थी। वैसे ये इम्तिहान भी किसी इम्तिहान से कम ना होते थे। कार से जाना आना, किसी से बात करना, ना इधर उधर देखना ही नहीं, मुसलसल दादी और नज़ाकत की निगरानी को भी भुगतना पड़ता था। किसी भी वजह से ओक हाउस से बाहर निकलते तो ऐसे वक्तों में नज़ाकत उनका ड्राइवर होता था। इम्तिहानों में दादी भी उनके साथ जाती और आती थी। मजाल है जो कभी रास्ते में कार रोक के एक आइसक्रीम भी खिलाई हो। ज़रूरी ख़रीदारी भी ऐसे ही होती थी, और अस्पताल के चक्कर भी। जहाँ जाना है सीधा वहाँ उतरो, काम करो, कार में बैठो और वापस ओक हाउस उतरो। दादी तो पहला पहला प्यार वाली अमरीश पुरी हैं। तुम क्यों नहीं वो मासी बनकर मुझे भगा देती यहाँ से?
क्योंकि मैं नहीं चाहती बाहर तुम्हें कोई ऋषि कपूर जैसा मोटो मिले। अब उठो, काम पूरा नहीं हुआ है। खुद उठने से पहले सिफा ने उसे धक्का दिया था। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं मालकिन की, उसने मुंह बनाया। वैसे वो जाते हुए पलटी। हो सकता है तुम्हारी शक्ल हूबहू माँ या बाप की कॉपी हो, यानी तुम उनका जूनियर या जुड़वा वर्जन हो, इसलिए दादी तुम्हें इतना छुपा कर रखती हैं। और फिर नवाब बेगम ने बताया भी तो कितनी दफ़ा कि वो अब भी तुम्हें ढूंढते हैं। अच्छा, उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। ये नकोस ही उसके दुश्मन थे, जो उसके पास वालिदैन से मुंसलिक वाहिद निशानी के तौर पर सबसे खास भी थे। उसने जब भी दादी से अपने वालिदैन का पूछा, अक्सर तो जवाब मिलता ही नहीं था। कभी कहती भी तो वो बड़ा मुबहिम और नबातुल्ला जवाब देती थी, तुम्हारी माँ का खानदान पैसों वाला ही नहीं, जालिम भी है। तभी हम गरीबों की हैसियत उनके नज़दीक कीड़े मकोड़ों से कम नहीं थी। वो इतने संग दिल हैं कि गैरत के नाम पर दामाद के साथ बेटे को भी मार डाला, तो उनके लिए तुम्हें मानना क्या मुश्किल है। तुम्हारे अलावा कौन है मेरा कि तुम्हें भी खो दूँ। और तुम्हारे बाप को हमेशा ये खौफ था, या उसे इल्म था ऐसा कुछ होगा, जो उसने मुझसे वादा लिया था कि अगर उन दोनों को कुछ हो जाए तो तुम्हें हमेशा दुनिया से छुपा कर रखें। और उसे लगता था दुनिया से बचकर रहने का सारा बोझ उसके कंधों पर आन गिरा हो। सिफा उठकर काम में लग गई और वह हज़ारों बार सोचती गई बातों पर फिर से सोच रही थी। आज कौन सी फिल्में आनी हैं? सिफा को अचानक याद आया। वो झटके से सोफे से उठ बैठी थी। बहुत हुआ, अब हमें या तो बाहर जाने दिया जाए या टीवी पर सारे चैनल्स रसाई दी जाए। उसने हाथ उठाकर नारा लगाया। ज़्यादा इनकलाबी बनने की कोशिश की ना तो इस इकलौते चैनल से भी हाथ धोना पड़ेगा। उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, लेकिन इंटरनेट नहीं। टीवी था मगर सारे चैनल नहीं। खबरों वाले चैनल थे और मकामी केबल वाले ये भी। नसीम बानो की एहतियात थी कि वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालना शुरू कर देंगी। दोनों ने लाख वादे किए थे, कस्में खाई, मगर वो ना मानी। चैनल्स इसलिए बंद हो गए थे कि जब नए नए मुयस्सर हुए थे तब वो एक अंग्रेज़ी फिल्म का बकौल दादी बेहुदा मंजर देखते हुए पकड़ी गई थी और उन्होंने अगले दिन ही कार्टून के अलावा सारे चैनल बंद करवा दिए थे। बड़ी मिन्नत समाजत की थी, तब जाके एक हिंदी फिल्मों वाला चैनल मिला। उस पर जो फिल्में आती थी वो सारी 90 की दहाई या 2000 के इब्तदाई की होती थी। बार बार वही देख देख कर याद भी हो गई थी। मौजू कितना ही संजीदा होता वो उन्हें मज़ाहिया लगता था। और सच भी यही था कि उस दौर में वो फिल्में महज मीम बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, मगर वो इसके भी मज़े ले लेती थी। उसने बेगम इनायत जहाँ से इल्तिजा भी की थी और उन्होंने मुस्कुरा के उसकी गुजारिश रद्द कर दी थी। हमारे नज़दीक आपकी दादी हुजूर का इत्मीनान ज़्यादा अहमियत का हामिल है और उसकी सारी बागी सोचें और मंसूबे भी दादी के दुख और इत्मीनान के खातिर दम तोड़ देते थे। तुम्हारा ये दौरा कब ख़त्म होगा? अगर तवील दौरा है तो जाओ कमरे में आराम करो। सिफा ने उसे ऊपर जाने का इशारा किया था। ये कभी कभार होता था, वरना वो तो उस ज़िंदगी की आदी थी जो और जितना मुयस्सर था उस पर समझौता कर लिया था कि सारे एतराज़ात के बाद दादी को देखकर उसे उन पर तरस आता था। सब कुछ साफ ही है, बस कर दो अब। कल नज़ाकत कहीं चकरा ही ना जाए कि सब कुछ कितना चमक क्यों रहा है। तुम्हारी दादी जब तक मुझे 2 घंटे काम करते ना देख लें उनको तसल्ली नहीं होगी। वो लंबे डंडे वाला पोछा फर्श पर फेर रही थी। उन्हें मेरे और अब्बा की तनख्वाह को हलाल करने का सबसे ज़्यादा शौक़ है। दादी खाना पकाकर फारिग हुई तो वो दोनों भी दिखावे वाली सफाई मुकम्मल कर चुकी थी। उन्हें बताया गया था कि बेगम इनायत जहाँ उसके वालिदैन की दोस्त थी, वो भी अमीर थी, तो सबील ने आखज़ कर लिया था कि वो उसके वालिदा की सहेली होंगी और अब वो दोस्ती निभाते हुए इतने सालों से उनकी कफ़ालत कर रही थी। यहाँ के अखराजात और मुलाजमीन को तनख्वाह भी वो ही देती थी। उसके पूछने पर दादी ने कभी बताया था कि उसके दादा का घर और छोटी सी ज़मीन का किराया आता है। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि वो कभी उनके पास बैठकर अपने वालिदैन की बातें करे, पुराने किस्से सुने। लेकिन एक तो बेगम इनायत जहाँ का शाहाना अंदाज ही हदूद और फासले का मतकाजी था, तो दूसरा दादी का हुक्म। इसके बावजूद बेगम इनायत जहाँ उसे बहुत अच्छी लगती थी। हसीन व जमील हल्के रंगों वाले शेफोन की साड़ी और उनके ब्लंट कट रेशमी बाल उसे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते थे। सच्चे मोतियों के मखसूस व मुख्तसर जेवर से आरास्ता अपना ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड जूता, धूप का चश्मा पहने भी वो किसी महारानी से कम नहीं लगती थी।
चूँकि वो सियासतदान थी, वो भी ऐसे हल्के की जहाँ गुर्बत ही गुर्बत थी, लिहाजा अपना इमेज सादा और अजीज़ा व इनकसार वाला बनाए रखना पेशे का तकाजा था। फिर भी उनका पुरवकार सरापा और मजबूत अपनी अहमियत दिखाता। सामने वाले से एहतराम और किसी कदर झुका सर व नज़र तलब करता लहजा, वो अंदाज उसे अच्छा लगता था। वो मुकम्मल तौर पर उनकी शख्सियत के सहर में मुब्तला थी। उनका रौब सब पर इस कदर था कि उनकी निगाहें और सर बेगम इनायत जहाँ की मौजूदगी में झुके रहते थे। एक वो थी जो उनके साथ कभी कभार बेतकल्लुफ़ हो जाती थी और ऐसी सूरत हाल में बाकी सब दम साध लेते थे। वो अक्सर वहाँ आती रहती थी। आखिरी दफ़ा वो नज़ाकत के हादसे के वक्त आई थी। कुछ देर बाद तमीज़ुद्दीन ज़ीरो काका का खाना लेने आ गए, जो ढलान के सिमत नीचे जा रहे रास्ते पर बने पहले गेट पर बंदूक पर अदर मुहाफिज थे। कई एकड़ रकबे पर फैली इस निजी ज़मीन और ओक हाउस की मालिक इनायत जहाँ बेगम ही थी। अगर ऊपर से देखा जाता तो बुलंदी पर बने इस गहरे सुरमई पत्थरों वाले मकान के आगे हिफाजती दीवार के दरमियान बने गेट से निकलता कच्चा रास्ता यहाँ पहुँचने का वाहिद जरिया था। उस रास्ते से ज़रा नीचे पहुँचने के बाद वहाँ एक और ऊंचा आहनी गेट था और उस गेट से लगी खारदार तारें उस टीले और इमारत को घेरे हुए थी। यानी ओक हाउस पहले अपनी हिफाजती दीवार से घिरा था और फिर उससे बहुत दूर एक और खारदार तारों का अहाता उसे अपने अंदर लिए था। जबकि ऊपर आने का वाहिद रास्ता ज़ीरो काका उनकी बंदूक और बघीरा की कड़ी निगरानी में होता था। ज़ीरो काका का खाना पहुंचाने के बाद उन सब ने साथ बैठकर खाना खाया। चूँकि सभी सुबह जल्दी उठने के आदी थे, लहजा उनका दोपहर का खाना, बावर्ची खाना समेटना और जोहर की नमाज सब कुछ 2 बजे से पहले हो जाता था। आज काम ज़्यादा था तो लहजा सिफा थक गई थी। खाने के बाद उसने बर्तन धोए और बावर्ची खाना समेटा। तब तक वो अपने कमरे की खिड़की में आन बैठी। वहाँ बैठकर जहन को आज़ाद छोड़ के बेसरोपा और बिना मंतक के बस सोचे जाना वक्त गुजारी का जरिया था। यहाँ बैठकर अक्सर उसके जहन में अनोखे ख्याल आते थे, बहुत अनोखे, जिन्हें वो कलम बंद करती थी। जब वो अपना लिखा सिफा को पढ़कर सुनाती थी तो वह हैरत से गुंग रह जाती थी और कभी हंस हंस के लोटपोट हो जाती थी। वो इस कदर ओटपटंग सोचती और लिखती थी। उस वक्त भी वो डायरी और कलम हाथ में लिए बैठी थी। क्या लिखा, सुनाओ ज़रा। दुपट्टा एक तरफ उछालकर पलंग पर औंधा गिरते हुए सिफा ने हथेलियों पर चेहरा टिका लिया था। सो जाओ, सुन के तुमने हंसना ही है, उसने नरहुटेपन से कहा था। तुम्हारी कहानियाँ सुन के नींद बड़ी अच्छी आती है और तुम्हारी दादी ने जितनी मेहनत करवाई है ना, उसके बाद तुम्हारा फ़र्ज़ है कि एक गहरी नींद सोने में मेरी मदद करो। अमूमन वो उस वक्त टीवी लगाती थी, मगर आज काम ज़्यादा थी के कारण आराम की तलबगार थी। तो सुनो। सबील ने लंबी चुटिया से निकलते रेशमी बाल कान के पीछे उड़ते हुए डायरी खोली। एक दिन सवेरे जब शुमा की आँख खुली तो उसके दिल में आया, काश वो एक चिड़िया होती। और सोचने की देर थी कि उसने खुद को एक टहनी पर बैठा पाया। जब घबराकर अपनी सीन देखा, वैसे उसे अब घबराना छोड़ देना चाहिए। फिर भी वो हर बार हैयत व सूरत बदलने पर घबराती ज़रूर है। खैर, तो गहरे हल्के भूरे पर रूप से ढका अपना बदन नजर आया। रुको रुको। सिफा जो अब चिट लेती छत को देख रही थी, हाथ उठाकर गोया हुई। ये शुमा सबील की तकलीद लाती कहानियों का मुस्तकिल किरदार थी। इत्तू सी चिड़िया, उसने इत्तू सी समझाने अंगूठे और शहादत की उंगली का सहारा लिया। जिसकी गर्दन भी नहीं होती वो खुद को कैसे देखेगी। सुनो और सो। सबील पर कुछ असर नहीं हुआ था कि उसकी कहानी उसकी मर्जी। सिफा ने हाथ सीने पर गिराया था। वैसे वो आसमान में इससे पहले भी उड़ चुकी थी, मगर इतना छोटा सा बकौल तुम्हारे इत्तू सा परिंदा बनने का पहला तजुर्बा था। लहजा वो ज़रा सहमी सी थी। उसने जैसे ही नीचे देखा, ज़मीन इतनी दूर थी कि उसे चक्कर आ गए थे। इससे पहले कि जोर का चक्कर आता और वो लहरा कर नीचे गिरती और हड्डी पसली तुड़वा लेती, उसे जल्दी से जल्द उस ऊंचाई से उतरने की ज़मीन पर जाना था। उसने इधर उधर देखा, टहनी मजबूत सही, ताहम उसे पुलसरात महसूस हो रही थी। उसने संभल कर अपने नन्हे से पंजे उठाकर टहनी पर रखे और कदम आगे बढ़ाए थे। ज़रा सी नज़र भटक के नीचे जाती और उसका सर चकराने लगता। वो खुद पर काबू रखती सहज सहज कर आगे चली जा रही थी कि उसका बैलेंस बिगड़ा। नज़र ने नीचे की सिमत सफ़र किया, सर घुमा और वो लड़खड़ाती हुई ज़मीन की सिमत गिरने लगी थी। अभी ये फ्री फॉल जारी था कि उसे याद आया
कि वो तो एक चिड़िया है और उसने अपने पर फैला दिए हैं। सबील ने रुककर सिफा को देखा। उसके सिम से कोई आवाज़ नहीं आई, यानी वो सो गई थी। उसने डायरी बंद करके रख दी थी। शुमा का चिड़िया के बहस में ये सफ़र इतना मुख्तसर नहीं था, बल्कि शुमा का कोई सफ़र मुख्तसर होता ही नहीं था। लेकिन अब किसे सुनाती? तमीज़ुद्दीन की बीवी की वफ़ात के बाद जब उसे भी अपने साथ यहाँ ले आए थे तो वो 5 बरस की थी। एक हम उम्र से मिलकर सबील की खुशी और जोश देखकर ऐसा था कि दादी ने उन दोनों को एक ही स्कूल में दाखिला करवा दिया, जो उन दोनों को बहुत दूर लगता था। तमीज़ुद्दीन रोज़ उन्हें अपने स्कूटर पर स्कूल छोड़ने और लेने जाते थे। उन्हें कभी कहीं किसी भी वजह से ओक हाउस और बेगम इनायत जहाँ का नाम लेने की इजाज़त नहीं थी। उस वक्त तो उन्हें इनायत जहाँ का नाम भी याद नहीं रहता था, मगर रोज़ घर से निकलने से पहले दादी और स्कूल पहुंचकर तमीज़ुद्दीन उन्हें याद दिलाया करते थे। सिफा के आने से उसे सहेली मिल गई थी और उसके बातूनी और शरारती तबीयत उसके लिए काफ़ी हो गई थी। उस उम्र में भी सबील से ज़्यादा मोहतात और हाजिर दिमाग सिफा थी। बचपन से ही सिफा को ये एहसास है जिम्मेदारी बड़ा अच्छा लगता था कि वो किसी अहम की मुहाफिज है। उसकी जहन साजी में तमीज़ुद्दीन का बड़ा हाथ था। कुछ वक्त बाद अहम मौक़ों पर उन्हें ख़रीदारी करनी होती तो नज़ाकत कार से उन्हें बाज़ार ले जाता। उस मामले में कोई बंदिश नहीं थी कि खर्च देख कर करना है। वो इसलिए भी खुश रहती थी कि जो मर्ज़ी होती, जो ख्वाहिश करती वो मिल जाता था। खाना हो, कपड़ा, किताब, जूता या खिलौना, सब। सारा दिन खेलने कूदने को खुली जगह थी, कोई रोक टोक ना थी। लहजा वो खुश रहने वाली, हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली बच्चियाँ थीं। 10वीं का इम्तिहान दिया तो उसके बाद दादी से पहली और बाकायदा लड़ाई करके आगे पढ़ाई जारी रखी थी। जहाँ वो दोनों सिर्फ पर्चे लिखने इम्तिहान गा जाते थे। रोज़ कॉलेज जाने की इजाज़त फिर भी नहीं मिली थी। जाने कितना वक्त माजी में ढल चुका था। वो चौंकी उस वक्त जब हॉर्न की आवाज़ आई। हर चंद हफ्तों बाद ये छोटा सा टम्पू उनके लिए किराने का सामान लेकर आता था। रोज़मर्रा का सौदा सल्फ जैसे गोश्त, सब्जी, दूध वगैरह तमीज़ुद्दीन ले आते थे। उनका हर दूसरे तीसरे दिन अपनी स्कूटर से एक चक्कर बाहर का लाजमी लगता था। किसी ख्याल के तहत वो उठ खड़ी हुई थी। ज़रा देर कबल तब्बू की तरह घर से जाने वाली बात उसे याद आ गई थी। वो भी तो उसी तरह गाड़ी में छुपकर घर से गई थी। अगर मैं खुद ही अकेली बाहर जाऊं और घूम फिर कर सलामत लौट आऊं तो साबित कर सकती हूं कि मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूं। नीचे तमीज़ुद्दीन ड्राइवर के साथ मिलकर सामान से भरी हुई थैलियाँ और बोरियाँ बाहर निकाल कर ज़मीन पर रख रहे थे। आमतौर पर यह काम नज़ाकत करता था। वो सारा वक्त यहीं होता था। घर आंगन की सफाई, देखभाल, कभी जीरू काका के साथ हिफाजती बाड़ की गिर चक्कर। ये भी इत्तेफाक था कि ओक हाउस में रहने वाले अकेले ही थे। उसने एक नज़र गहरी नींद में डूबी सिफा को देखा था। ऐसा मौका शादो नादिर ही आता था कि सिफा दोपहर में सो जाए। दबे पाँव वो कमरे से बाहर आई थी। दादी भी उस वक्त सोती या अपने कमरे में होती थी। उनका कमरा नीचे था। उनके लिए दिन में कई बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल था। हॉल खाली था। वो सोफ़ों के पीछे दरवाजे के बाएं जानिब वाले दरीचे के करीब रुक गई थी। ये सारा सामान पिछले दरवाजे से बावर्ची खाने में जाना था, वो दरवाज़ा जो सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल होता था। ये मकान बड़े एहतमाम से तामीर किया गया था। उसने तमीज़ुद्दीन से ही सुना था कि बेगम इनायत जहाँ के दादा या उनके भी दादा ने यह उनके किसी अंग्रेज़ दोस्त को तोहफ़तन दिया था, जो जाते वक्त उन्हें वापस सौंप गए थे। और उसका नक्शा बनाते वक्त उस दौर के अमरा वाली सहूलियात और तबकाती फ़र्क का ख्याल रखा गया था। मुलाजिम अगला दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनके लिए बाएं जानिब की दीवार में छोटा गेट था जो सीधा बावर्ची खाने के अगबी दरवाजे के सामने था। वो गेट अब बंद ही रहता था। बरसों से उसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। अगबी हिस्सा भी बेतवज्जी का शिकार था। उसे जब बिल्कुल तन्हाई दरकार होती वो खाली खूस की मुंडेर पर जा बैठती थी। इमारत के पीछे वो पहाड़ या टीला ख़त्म होता था जिसकी चोटी पर ओक हाउस था। तमीज़ुद्दीन और ड्राइवर जो हमेशा सामान पहुंचाने आते थे बातों में मशगूल थे। जब सारा सामान ज़मीन पर ढेर हो गया तो वो दोनों हस्बे इस्तेयात उठा के पिछले दरवाजे की सिम चल पड़े थे। बावर्ची खाने से पिछला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो सामान दरवाजे में रख के ही पलट गए थे। वापसी में ड्राइवर के हाथों में पिछले दौरे के खाली बोरियां थीं जो उसने अंदर उछाल दी। वो इरादा तो कर चुकी थी कि उस मौके को गंवाना नहीं, लेकिन
झिझक रही थी कि आया अभी जाके टेम्पो के अंदर छुप जाए या तमीज़ुद्दीन और ड्राइवर के बावर्ची खाने के आखिरी चक्कर तक रुक जाए। पहले तो गिनती के अफराद के अलावा यहाँ कोई आता नहीं था, और अगर कभी कोई आ जाए तो वो अपना काम करने के बाद एक लम्हा यहाँ रुकता नहीं था। ड्राइवर ने भी सामान रख के सीधा अगले निश्चित संभाल कर चल पड़ना था। उस वक्त पीछे उसके देख लिए जाने का इम्कान कम था। शुक्र था उस वक्त तमीज़ुद्दीन मौजूद थे, वरना उनके गैर मौजूदगी में दादी ने अपनी निगरानी में सामान अंदर रखवाना था। वो अपने ख्यालों में गुम खिड़की के पास ही बेकरारी से इधर उधर डोल रही थी कि बड़ी सी ताक जैसी बिना पट वाली अलमारी से किताब नीचे गिर पड़ी। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा कि घर की खामोशी में तेज आवाज़ गूंजी थी। उन दोनों के निसाब की किताब थी। उसने किताब जगह पर रखी, तभी उसमें से एक पर्चा लहराता हुआ फर्श बोस हो गया। पर्चा उठाने नीचे को झुके हुए उसने बाहर देखा। ड्राइवर और तमीज़ुद्दीन ने ज़मीन पर रखा हुआ बकिया सारा सामान उठा लिया था। उन्हें देखते हुए उसने वो पर्चा देखे बिना ही कुर्ते की जेब में ठूसा और दबे पैरों से दरवाजे के पास आई थी। फिलहाल उस गाड़ी में जाकर छुपने के अलावा कोई दूसरा ख्याल उसके आसपास भी ना था। जैसे ही वो दीवार के उस तरफ गायब हुए, वो दौड़कर टेम्पो के पास पहुंची और अंदर चढ़ गई थी। शुक्र था वहाँ कोल्ड ड्रिंक या उस किस्म की बोतलों को रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले खाली कैरेट्स एक दूसरे के ऊपर जमा करके रखे थे। वो उसके पीछे छुप गई थी। अच्छा हुआ नज़ाकत नहीं है, अंदर उसे पहला ख्याल आया। उससे छिपना या बचना मुश्किल होता था। तमीज़ुद्दीन वापस नहीं आए थे। वो शायद बावर्ची खाने में सामान को तरतीब से रखने लगे थे। ड्राइवर ने गुनगुनाते हुए अगला दरवाज़ा खोला और इंजन की आवाज़ उभरी थी। मारे जोश के उसने मुट्ठियाँ भींच ली थी और मुस्कुराने लगी थी। फाइनली रगों में दौड़ता हुआ खून जोश और हिजान से भर गया था। रास्ता कच्चा था, गाड़ी पुरानी, उस पर अंदर रखे हुए कैरेट ढलान से नीचे उतरते हुए सबकी हलचल का इम्तिजाज खूब शोर मचा रहा था और वो इधर उधर डोलती खुद को गिरने से रोक रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई। ये नीचे वाला या पहला गेट था। दूर से ही गाड़ी को देखकर जीरो काका का कुत्ता भगीरा ने भौंकना शुरू कर दिया था। एक पल को उसे डर लगा था कि भगीरा उसकी बू सूंघ लेगा और अंदर छलांग न लगा दे, लेकिन अगले ही पल खुद को तसल्ली दी थी कि वो आम सा कुत्ता है। जीरो काका अपनी कुटिया से निकले। ड्राइवर के साथ मकामी ज़बान में एक दो जुमले का तबादला किया, फिर कड़क सी आवाज़ के साथ गेट खुला जो इंजन के शोर के बावजूद उसे महसूस हुई थी, और गाड़ी फिर से चल पड़ी थी। इस बार रफ्तार तेज़ थी। ये कहाँ रुकेंगे? क्या मुझे स्पीड कम होते ही उतर जाना चाहिए? उसने ज़रा होके कैरेट्स के ओट से बाहर देखा। वो अब भी कच्चे रास्ते पर थी। ढलान की वजह से गाड़ी दौड़ रही थी। नहीं चलती गाड़ी से उतरना खतरनाक होगा। फ़ौरन खुद ही अपने ख्याल की तरदीद करती थी। जब घर से दूर पहुंच जाए तो मैं खुद ही इन्हें मुतवज़्ज़ा करूंगी। ना, यूँ तो मकसद पूरा ही नहीं होगा। वो मुझे पकड़कर सीधा ओक हाउस फ़ोन लगा देंगे। मुझे कुछ वक्त गुजार के वापस जाना है, सही सलामत। अब उसका दिल में तरह धड़क रहा था। जोश था, खुशी थी, सबके गलत साबित होने और अपने मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होने का तसव्वुर गुदगुदी कर रहा था। वो उस रास्ते से गुजरकर ही इम्तिहान का और ज़रूरत पड़ने पर बाजार और अस्पताल जाती थी। फिर भी उसके लिए ये नामानूस था। उसे इतना इल्म था कि वो जिस देहात के करीब एक अलग थलग जगह रहती है, वो 2 सूबों का सरहद मकाम था। उसे इस वक्त ये इल्म नहीं था कि वो कौन से सूबे में जा रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसने महसूस किया हवाएं तंद होती जा रही थी। कुछ देर बाद वो कच्चा ज़ीली रास्ता छोड़ के शहरा पर आ गए थे। क्या सिफा जाग गई होगी? इधर उधर डोलते हुए उसका ध्यान घर पहुंच गया था। वो सोचेगी मैं नीचे हौज के पास हूँ और दादी सोचेंगी कि मैं ऊपर हूँ। वो जब भी डायरी और कलम लेकर खाली खूस के मुंडेर पर जा बैठती थी, सिफा उसे छेड़ती नहीं थी। मुझे डायरी छुपा देना चाहिए थी। ये मौसम अचानक क्यों बदल गया है मेरे लिए? उसका जोश काबिल दीद था। वो अब कैरेट्स के पीछे से निकलकर आगे बैठी हुई थी। बाहर सड़क किनारे करीबी कस्बे के मकामी लोग फल फरोख्त कर रहे थे। ये 2 बड़े शहर के बीच की अहम शाहरा थी। इसी लिहाज से निजी कारों और बसों के अलावा सरकारी बसें भी दिखाई दे रही थीं। मुझे वापसी में रक्षा लेना पड़ेगा, उसने सोचा। अभी उसका जहन सबसे अहम नुक्ते की तरफ नहीं गया था कि घूम फिर कर सलामत घर पहुंच जाने का ख्याल दिल व दिमाग पर उस कदर हावी था। वो तसव्वुर में सबको हैरान और खुद को गर्दन अकड़ाए अपनी बात साबित कर देने पर
सुरखरू देख कर ही खुश हो रही थी। वो तसव्वुर में उनके मुतहर जुमले और अपने जवाब तक सोच रही थी। उस कामयाबी के बाद उसकी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों के ख्याल और तसव्वुर पर उसकी मुस्कुराहट ख़त्म नहीं हो रही थी। क्या पता इस तरफ बसें भी जाती हों। उसने बस को देखकर सोचा और दिल में गुदगुदी हुई कि वो पहली बार बस का सफ़र भी तो कर सकती है। अचानक गाड़ी की रफ्तार कम हुई थी। लगता है अब ये रुकेंगे। उसने खुद को बाहर को कूदने के लिए तैयार किया था। ज़रा देर बाद सड़क से नीचे उतर के गाड़ी जहाँ रुकी थी वहाँ आसपास मुख्तलिफ मॉडल्स के कारें और मज़ीद उस किस्म के सामान बरदार टेम्पो खड़े दिखाई दे रहे थे। अब उसे ड्राइवर के देख लेने का डर नहीं था। वो उसे फ़ौरन पलट के घर नहीं छोड़ सकता था कि वो घर से काफ़ी दूर आ गई थी। ड्राइवर इंजन और दरवाज़ा बंद करके चला गया था। यहाँ मौसम कदरे मेहरबान सा था। आसमान पर बादल और सूरज की आंख में चोली जा रही थी। ज़रा सा झांकने के बाद वो एहतियात से बाहर को कूद गई थी। हवा तेज थी। उसने दुपट्टा मजबूती से थामा था। वहाँ एक कतार से सड़क के किनारे आम से चाय और नाश्ते की दुकानें या ढाबा किस्म के होटलें थीं। मुख्तलिफ किस्म के पकवानों की मिली जुली सी खुशबू नतनों से टकराई और कुछ देर पहले ही खाना खाने के बावजूद भी खाने की ख्वाहिश जाग गई। उफ, उसे आखिर ख्याल आ ही गया, मैंने पैसे तो साथ लिए ही नहीं। उसने सर पर हाथ मारा। खैर, रिक्शे वाले को तो वहाँ पहुँचकर दादी खुद ही दे देंगी। उसने खुद को तसल्ली दी थी। वो बड़े पुरएतमाद थी कि वापस घर पहुँच ही जाएगी, जबकि उसे अपने पते के ओक हाउस के अलावा कुछ मालूम ना था। उसने हसरत भरी नज़रों से गहमा गहमी और ज़िंदगी के हंगामे को मंजर पेश कर रही थी। होटलों को देखा, कभी यहाँ बैठकर भी ज़िंदगी के मज़े लूँगी। उसने खुद से वादा किया। दादी उन्हें ऐसी किसी जगह रुकने नहीं देती थी। होटलों में बैठे लोग और आसपास गाड़ियों के पास खड़े अफराद में उसे हर चेहरा मुतमईन और आज़ाद लग रहा था। उनकी ज़िंदगी में लाख झमेले होंगे, फिक्रे भी, वक्त पर ख़त्म करने वाले कामों की फहरिस्त भी, वसाइल की कमी का अफसोस भी, वो सब जो उसकी ज़िंदगी में नहीं था, मगर फिर भी उसके नज़दीक वो सारे ही उससे ज़्यादा खुश नसीब थे कि ये सारी दुनिया उनकी थी। वो बिला झिझक, बिना खौफ इस खुली हवा में सांस ले रहे थे। वो कहीं आने जाने और अपनी मर्जी के मामले में खुद मुख्तार थे। वो उन्हें सोचती आगे बढ़ रही थी, यहाँ तक कि सड़क से उतरकर उस कच्चे हिस्से में बनी दुकानें ख़त्म हो गई और उसे सड़क पर आना पड़ा था। सड़क के दोनों जानिब दूर तक खेत फैले हुए थे। फसलें ज़्यादा ऊंची नहीं थीं और अगर होती भी तो वो कहाँ से पहचान सकती थी। वो एहतियात से सड़क अबूर करके सड़क को दो हिस्सों में तकसीम करने वाली क्यारी के ऊपर चढ़ गई थी। उनमें लगे पौधे जर्द रंग के फूलों से लगे हुए थे। वो उस क्यारी की दीवार पर चलती आगे बढ़ती गई। एक अजीब खुशी और खुद मुख्तारी का एहसास उस पर छाया हुआ था। हर उठते कदम के साथ वो मुस्कुरा रही थी। आज ना दादी थी, ना नज़ाकत, ना सिपाही जो हमेशा उसका बाजू दबोचे रहती थी, मानो उसने छोड़ा और वो उड़ जाएगी। दोनों जानिब नजरें रखते हुए उसने सड़क अबूर की और पक्की सड़क से उतर के खेत में जाने का रास्ता तलाश करने लगी थी। जहाँ वो खड़ी थी वहाँ खारदार झाड़ी थी और कुछ कीचड़ भी। वो रास्ते के किनारे किनारे आगे बढ़ती गई थी। जाने कितना चलने के बाद कदरे मुनासिब जगह ठहर गई थी जहाँ से नीचे उतरकर वो खेत में जा सकती थी। एहतियात से खुद को फिसलने से रोकते हुए नीचे उतरी और चंद कदम बाद वो खेत की फसल के करीब थी। इन्हें चोरी का डर नहीं होता। घर की ऊंची दीवारें, छतें और अहाते की ऊंची चार दीवारी और दादी की बंदिशों ने उसके लाशऊर में हिफाजत का एक मुख्तस तस्वुर बना दिया था। बिना किसी हिफाजती बाड़ या रुकावट के उस खुले खेत को देखकर उसे पहला ख्याल यही आया था। पौधों के करीब पहुंचते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ था। ओह, ये गोभी के फूल हैं। खाने में जितनी बदमज़ा लगती हैं, देखने में हंसी लग रही है। उसने झुककर एक बड़े से फूल के पंखड़ियों की तरह तरतीब से फैले पत्तों और उनके दरमियान मोती की तरह बराजमान गोभी के फूल को देखकर सोचा था। वो किनारे किनारे आगे बढ़ती गई थी। दूर तक खुला आसमान, ताहद निगाह सरसब्ज खेत, तेज हवाएं, अब्र और धूप की छुपन छुपाई और नम मिट्टी की खुशबू। उसकी तबीयत खुल उठी थी। बिल्कुल सही मौसम में निकली हूँ मैं, वो मुस्कुरा रही थी। ओह, वो कोई दूसरी फसल है। कुछ दूर चलने के बाद उसे अगला कत्ता दिखाई दिया जहाँ की फसल अलग थी। वहाँ दरमियाने कद के पौधे खड़े हुए थे। उसने चाल कुछ तेज करनी चाहिए थी, मगर पैरों के नीचे ओबड़ खाबड़ मिट्टी के ढेरियाँ रफ्तार रक्षण साबित हुई थी। जितना वो समझ रही थी उससे कई ज़्यादा
चलने के बाद उसे अगले खेत के पौधे वाजे नजर आए थे। वो भिंडी के पौधे थे। लगता है यहाँ सिर्फ सब्जियाँ ही उगाते हैं। पौधे पर किसी मीनार की तरह खड़ी सीधी भिंडियों का जायजा लेते हुए उसने सोचा। दूर कहीं खेत के दूसरे सिरे पर 2 झोपड़ियाँ नजर आ रही थीं। उसके दिल में अब उन तक पहुँचने की तमन्ना जागी थी। उसका वास्ता इंसानों से कम ही पड़ा था और चूँकि वो खुद एतमाद थी इसलिए फिल वक्त उसे कोई खौफ नहीं था। वैसे भी वो दादी और उनकी हामियों को गलत साबित करने का अज़म लिए घर से निकली थी। आगे उसे मजीद संभल कर चलना पड़ा। उसकी बिना हील वाली सादा सी चप्पलें तो मिट्टी से अट ही गई थीं। पैरों में भी गीली मिट्टी चिपक गई थी। वहाँ पानी होगा, पैर धो लूँगी। ज़रा रुक के चप्पल पत्थर से टकरा के उसने मिट्टी झाड़ने की नाकाम कोशिश के बाद कहा था। पैरों में वजन बढ़ता जा रहा था और चलना आसान नहीं हो रहा था। वो झोपड़ी के करीब पहुंचती इससे पहले ही वहां से निकलती पगडंडी जीली सड़क से मिलती हुई दिखाई दी थी। उस सड़क पर दूर एक चाय का खोखा नजर आ रहा था। झोपड़ी तक पहुंचने से ज़्यादा आसान वहां पहुंचना था। उस रास्ते में गीली और चिकनी मिट्टी नहीं थी। पहले वहां पैर और चप्पलें धो लूँ। उसने रुख उस तरफ मोड़ लिया। सरवत खातून 2-3 बार उस कमरे के दरवाजे तक जाकर पलट आई थी। उनकी कोशिश से ना वो दरवाज़ा खुलना था ना ही उसके मकीन ने बाहर आना था। फिर भी उन्हें रोज़ की ये गैर मामूली ताखीर अच्छी नहीं लगती थी। एक उम्र से उन्हें इस कदर औकात मामूल की पाबंदी और तरतीब की आदत हो गई थी कि एक इंसान का लाउबाली, लापरवाह और बेतरतीब तर्ज ज़िंदगी उन्हें उलझन में मुब्तला करता था। मगर उस घर में वो वाहिद शख्स था जो बेगम इनायत जहाँ के हुक्म अदूली की हिम्मत कर रखता था और करता भी था। उस पर रिवायतों का बोझ था, ना कोई कायदे कानून लागू होता था। वो दीवान आम में अखबार लिए बैठी थी। तब ऊपर से बेहंगम शोर उभरा और वो अखबार रखकर खड़ी हो गई थी। अपना सर पर जमा दुपट्टा दुरुस्त किया, सुस्त रवि से बाहर आई और मुख्तलिफ कमरों के दरमियान की उस लंबी चौड़ी राहदारी में रुक गई जहाँ ऊपर जाने वाले जीने थे। बाकी कमरों की तरह ये राहदारी भी अपने दौर की आराइशी सामान, तस्वीर और फर्नीचर से भरी हुई थी। ऊपर से नीचे उतर रहे ऋषि ने उन्हें देखकर हाथ के इशारे से हेलो कहा था और वो आदतन तस्लीम व ताज़ीम के लिए हल्की सी खम हुई थी। मुलाजमिन इस वजह से दोपहर का खाना खाने से रुके हुए थे कि अभी तक वली अहद मियाँ रश्तान जहाँ उर्फ ऋषि जहाँ का नाश्ता नहीं हुआ था। नाम तो ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक रखा गया था, जो अब या तो कागज़ों में था या फिर मुलाजमिन और मातहत ही लेते थे। वो हर जगह ऋषि जहाँ कहलाता था। उसे देखकर यकीन डावाडोल होता था कि नवाब ऑफ शमशारगढ़ का ख़ानदान इस नस्ल के बाद अपनी सकाफत व रवायात संभाल पाएगा या नहीं। रिवायती रख रखाव, तहजीब, नशिस्त व बर्खास्त से छलकता तकल्लुफ़ ऋषि जहाँ के पास कुछ नहीं था। हाँ, उसे देखकर कोई शुबा नहीं रह जाता था कि वो अमीर घराने का लाडला सपूत है। जीन्स और टी शर्ट के ऊपर जैकेट, कानों पर चढ़े हेडफोन जिनमें से उबलता उछलता हुआ शोर शुक्र था बाहर नहीं पहुंच रहा था। एक कान में बाली और उसी कान में ऊपर की तरफ एक झिलमिलाता हीरा था। उसके बदन पर मौजूद किसी भी शय की कीमत हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। उस हुलिये से धोखा खाकर अक्सरियत उसे सारी मनफी आदतों और इखलाकी बुराइयों का मजमू मान लेती थी। मगर सच ये था कि वो अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। दोस्तियाँ, महफिलें और उसके शौक़, उसका मानना था कि कोई उसे उन सब से न रोके, उनमें मुदाखलत ना करे। तो वो बड़ा बेज़रर सा बंदा था। मगर ये कहते हुए वो भूल जाता था कि वो एक हाई प्रोफाइल सियासतदान का बेटा है। उसके बेज़रर शौक़ इखलाकी व ख़ानदानी कसौटी पर बेज़रर साबित नहीं हो पाते थे। रोक टोक और बंदिशें ना हों तो भी शरीफ बने रहना मुश्किल हो जाता था कि दुनिया में तरगीब व तहरीस के बहाने कम ना थे और ऋषि की ज़िंदगी हर कैद व बंद से आज़ाद थी। हेलो आंटी, हेडफोन कान से हटा के गले में मुंतकिल किए। उसने खुद ही अपने आप को महरूज़े अंदाज़े तखातिब किया। अलकाबात और रिवायात से आज़ाद कर लिया था मगर अपने सबसे बरतर होने का नाज रग रग में दौड़ रहा था। ख़ानदानी रौनक उस घर में उससे ज़्यादा किसी में नहीं थी। ओनली स्मूथी, वो चुटकी बजा के कहता हुआ ताम खाने की तरफ मुड़ गया था। वो तेजी से उसके पीछे होली। स्मूथी का मतलब ये नहीं था कि एक गिलास आगे रख दिया जाता। उसका मखसूस
खानसामा उस मशरूब के 2-4 मुख्तलिफ किस्में तैयार करके उसके आगे रखता जिसकी रेसिपी उसके फिटनेस ट्रेनर की थी। फिर ये उसके मिजाज और तबीयत पर मुनहसर होता कि कौन सी पिएगा या कौन सी चखेगा। जब किसी वजह से दिमाग ठिकाने पर नहीं होता तो माँ की गैर मौजूदगी में वो मुलाजिमों पर चीख चिल्ला भी लेता था जो उस घर में ममनू था। बेगम इनायत जहाँ आँख और हाथ के इशारे से मुलाजिमीन को काबू में रखने की कायल थी, उनका ताकत, इख्तियार और बरतरी के इजहार का तरीका मुख्तलिफ था। सरवत खातून ने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा था। वो एक तरह से उसके आया रह चुकी थी। मियां रजदान जहाँ की पैदाइश के बाद ही उसके वालिदैन में अलहदगी हो गई थी। इतने बरसों में तलाक के लिए पहल किसी ने नहीं की थी। ऋषि अपने बाप और उनके खानदान से मिलता जुलता था। मेज़ पर बैठे अपनी स्मूथी का इंतज़ार करते हुए वो मुसलसल फ़ोन में मसरूफ़ था। उसके हाथ में मौजूद अजीबो गरीब अंगूठियों को देखते हुए वो ज़रा फासले पर खड़ी थी। चूँकि वो उस कोठे की मुंतज़िम आला और घर में बेगम इनायत जहाँ की मातमद खास थी, सारा अमला उनसे डरता भी था और जलता भी था, मगर वो तो तवज्जो नहीं देती थी। पीठ पीछे की जाने वाली बातें और आरा उनके कानों तक पहुंचती थी, मगर उन्होंने कभी पलटकर जवाब देने या चुप करवाने की कोशिश नहीं की थी। उन्हें अपना मकाम मालूम था और वो बाकियों को उस लायक नहीं गर्दानती थी कि उनके मुंह लगा जाए। अपने आगे धरे कीमती 5 गिलासों में से उतने ही कीमती अजीज़ा से बनी हुई स्मूथी बारी बारी चखने के बाद वो किसी कॉल के आते ही उठ गया था। वो अपनी कार खुद चलाता था, वैसे उसके दोस्त हमेशा साथ होते थे। शायद ही वो कार में तन्हा होता था। उसके मुहाफिज दूसरी गाड़ी में हर जगह उसके पीछे और आसपास मौजूद रहते थे। ये उठाएं और आप सब खाना खा सकते हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म में मलबूस मुलाजिम को आवाज़ देकर बुलाने के बाद कहा था। मुलाजमीन में खाने का कमरा अलग था, जबकि उनका तीनों वक्त का खाना मखसूस वक्त पर उनके कमरे में पहुंचा दिया जाता था। वो ना मालिकों के साथ बैठ सकती थी, ना ही मुलाजिमों के साथ। सिफा ने आंखें खुलने पर चुंधियाई आंखों से पहले घर की सिमत और फिर बाकी कमरे में देखा था। सबील, उसने आवाज़ लगाई और उठ बैठी। सबील, उसके दरवाजे की सिमत मुंह करके कदरे बुलंद आवाज़ में नाम लिया था। जवाब ना पाकर उठकर गुस्ल खाने के खटखटाकर फिर खोल कर भी देखा था। वो आंखें मलती दुपट्टा संभालती हुई पलंग से उतर गई थी। आवाज़ दिए बिना उसने बाहर निकलकर इधर उधर देखा। बावर्ची खाना हॉल भी खाली थे। बावर्ची खाने में करियाने का सामान देखकर वो चौंक गई। शायद पीछे गई हो, उसने खुद को तसल्ली दी। खामोशी से नीचे उतरकर हौज का चक्कर लगाया था। अहाते में जहाँ जहाँ छिपे होने का इम्कान था देख लिया। वापस ऊपर आके देखा तो फ़ोन वही था। वो दोनों सुबह शाम के अलावा कभी कभार ही मौसम अच्छा हो तो दोपहर में गेट के बाहर जीरू काका के इलाके में चहलकदमी को चाहती थी, मगर तन्हा कभी नहीं। ये पहला मौका था जो उस वक्त सबील गायब थी। या अल्लाह, सबील को हिमाकत मत करना। उसे कुछ देर पहले वाली गुफ्तगू याद आई। वो फिर अपने अब्बा के पास आई जो गेट के बाहर अपनी पुरानी और खटारा स्कूटर की तफसीली सफाई कर रहे थे। अब्बा, सबील को कहीं देखा? नहीं, पीछे होगी। उन्होंने सिया चिकने से कपड़े से कोई इतना ही सिया पुर्जा घसीटते हुए कहा था। मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। वो चौंक गए। क्या मतलब? खाने के बाद मैं सो गई थी, वो कमरे में थी, अब उठी हूँ तो वो कहीं नहीं है। आप कहीं गए थे? मैं कहाँ जाऊँगा? आप जीरू काका को फ़ोन करें, क्या पता उधर निकल गई हो टहलने। उधर भी यहीं से जाएगी ना, मैं सुबह से यहीं हूँ। बस वो एकदम ठिठक गए थे और रुक गए। तुमने सब जगह देखा? एक बार फिर देखो। अब्बास, सब जगह देख लिया है, आवाज़ें भी लगाई, कहाँ छुप सकती है वो भला? कांपते हाथों से उन्होंने पुर्जा नीचे रखा था और फ़ोन निकाला। आपा को जगाओ, उन्होंने बेटी से कहा था। यकायक उन पर उजला सवार हो गई थी। वो जीरू काका को फ़ोन लगा रहे थे। क्या हुआ अब्बा? उनके यकबेक बदले हुए हवासों को देखकर वो भी घबरा गई थी। तुम उन्हें उठाओ, मैं आ रहा हूँ। उनके जिम्मा यहाँ की चौकीदारी भी थी और इसमें उनसे गफलत हुई थी। जाओ। अब क्या, उन्होंने ज़रा गुस्से से कहा और वो आनन फानन तस्लीम बानो के कमरे की तरफ दौड़ी थी। जीरू काका ने फ़ोन उठा लिया था। अब्बा की कैफियत और बावर्ची खाने में धरा सामान उसका दिल डूबने लगा था। ज़रा देर में ही तूफान आ गया था। कम से कम तस्लीम बानो, तमीज़ुद्दीन और जीरू काका के चेहरों पर। टेम्पो ड्राइवर को फ़ोन पर फ़ोन लगाए जा रहे थे, मगर वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। इतना तो वो तीनों जानते थे कि ओक हाउस तक रसाई पाने वाला
अपनी वफादारी मालिकों के कदमों में रखने के बाद ही यहाँ आता है, लिहाजा ड्राइवर से उन्हें किसी शरारत या गलत इक़दाम की तवक्को नहीं थी। तुम नीचे जाकर देखो, हो सकता है कि वो यहीं कहीं भटक रही हो। गेट के अंदर ही इतनी बड़ी जगह है। दादी ने जीरू काका को भेज दिया था। ड्राइवर भरोसे का आदमी है, हो सकता है उसे अभी तक इल्म ही ना हो सकता है वो वापस लेकर आ रहा हो। सिफा ने तब्बू और फिल्म का जिक्र हज़फ करके उसका इरादा उन्हें बता दिया था। तुम भी स्कूटर लेकर जाओ, नीचे आसपास कहीं होगी तो मिल जाएगी, यहाँ जीरू देख ही रहा है। दादी उम्मीद का दामन थामे थी। उसे किसी भी हाल में यही होना चाहिए था, उसे किसी भी हाल में करीब मिलना ही है। वो खुद को यकीन दिला रही थी। कुछ देर बाद वो चारों हाल में जमा थे। पहली बार बिना तूफान और बीमारी के जीरू काका इतनी देर अपनी जगह छोड़कर ऊपर ओक हाउस में मौजूद थे। हमें नवाब बेगम को इत्तला दे देनी चाहिए। तमीज़ुद्दीन की आवाज़ में खौफ था, मगर अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इस ख्याल ने उनके पेट में अचानक कुआं सा बना दिया था। ड्राइवर से उन्होंने फ़ोन पर बात कर ली थी। उसने लाइल्मी का इजहार किया था। उनके कहने पर उसने अपनी गाड़ी खूब अच्छी तरह से देख ली थी, जहाँ न सबील थी न उसका कोई निशान। उसने यकीन दिलाया था कि वो उस गाड़ी में सवार हुई ही नहीं है। जीरू काका ने भी कहा था कि वो उन्हें कोई मशकूक बात नजर नहीं आई थी। ताहम उसके बावजूद भी सिवा, तमीज़ुद्दीन और कुछ दादी को भी यकीन था यहाँ से वो इसी ज़रिए से बाहर गई है। ड्राइवर उनके कहने पर उस जगह वापस जा रहा था जहाँ वो चाय पीने के लिए रुका था, ताकि वहाँ मौजूद लोगों से पूछगछ कर सकें और उसकी तलाश भी। मैं भी जाता हूँ, सड़क पर जाकर आसपास देखता हूँ। अगर वो पैदल ही निकल खड़ी हुई है तो करीब ही होगी, तमीज़ुद्दीन ने कहा। मगर आप फ़ोन कर दें, उनके पास लोग हैं, वसाइल हैं, और अगर दिन का उजाला रहते रहते कोशिश कर लें तो मिल ही जाएगी। जीरू काका ने कहना चाहा कि वो पैदल कहीं नहीं जा सकती। ये उनकी कारकर्दगी और बगीरा की मौजूदगी पर सवाल था, मगर तमीज़ुद्दीन ने मौका नहीं दिया था। तुम भी जाओ, आसपास तलाश बंद ना करना। उन्होंने साथ चलने का इशारा किया। तस्लीम बानो बेजान होते हुए टांगों की ताब न लाते हुए और लड़खड़ा गई थी। आप यहाँ बैठें। सिफा ने उन्हें थामकर करीब सोफे पर बिठाया था और खुद भी पानी लेने बावर्ची खाने की सिमत दौड़ गई थी। उसे अगर तस्लीम बानो के दिल व जहन में चल रही बातें मालूम हो जाती तो वो मारे हैरत के बुत बन जाती। अगर बेगम इनायत जहाँ को खबर करना ही थी तो ये उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। उनका चेहरा सफ़ेद हो गया था। उन्हें सबील की फिक्र थी, मगर उस लम्हे हर जज्बे और एहसास पर बेगम इनायत जहाँ का खौफ हावी था। इतने बरस बिना किसी अनहोनी के उन्होंने सब संभाला था, मगर वो कुछ वक्त से डरने लगी थी कि सबील की उम्र ही वो थी जहाँ बगावत सबसे बड़ा जुनून बन जाती है। अगर पाबंदियाँ हों, फिर सबील की फितरत भी माँ जैसी थी। वो कभी बराह रास्त बेगम इनायत जहाँ को फ़ोन नहीं कर सकती थी। अब भी दूसरी तरफ वही सर्द आवाज़ उभरी थी जिसका दबदबा उनके लिए बेगम इनायत जहाँ से कम नहीं था। सबील कहीं चली गई है, मिल नहीं रही, सब जगह देख लिया। उनकी आवाज़ काँप रही थी, मगर अंदाज यूँ था कि गोया जितना जल्दी सब कुछ बता देंगी सज़ा में उतनी रियायत मिलेगी, यानी सज़ा तो नागुज़र थी। वो पूरे तामझाम से अपने हवारियों के हमरा अपने हल्के से उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने जा रही थी। अपने वालिद की वजह से इंतखाबात जीतना उनके लिए कभी मसला नहीं रहा था। उनका नाम और काम तो था ही, आवाम भी अब तक उनकी वफादार थी, मगर बदलते सियासी मंजरनामे ने अब सब कुछ बदल दिया था। पार्टी के अंदर दुश्मन पैदा हुए तो मुकाबिल में भी वो हिम्मत आ गई थी कि वो अब खानापुरी के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार वो एड़ी चोटी का जोर लगा के उस हल्के का रिकॉर्ड तोड़ने की ताकतों में थी। मकामी सियासत से निकलकर कौमी सियासत में भी ये उनका पहला कदम था। उनका कैंपेन मैनेजर रोस्टम के पास खड़ा पार्टी वर्कर्स और उनके हामियों से मुखातिब था। जब एहतियात से दरवाज़ा खोलकर अंदर आए सिद्दीकी ने उन्हें इशारा किया और चला गया। चंद लम्हों बाद वो उठी और मैनेजर को बात जारी रखने का इशारा करती अपने दफ्तर में आ गई थी। कुछ अहम? उन्होंने कुर्सी की तरफ जाते हुए अंग्रेजी में पूछा। ओक हाउस। सिद्दीकी ज़बान से निकले दो अल्फाज पर वो जहाँ थी वहीं रुक गई थी। बीबी कहीं चली गई हैं? वो झटके से पलटी और बेयकीनी से देखा था। सिद्दीकी ने बस सर हिलाकर खबर के दुरुस्त हुए कि यकीन दहानी करवाई थी। उनका हाथ बेइख्तियारी पेशानी मसलने लगा। बाहर कोई माकूल रीज़न देकर कहें कि आज हम नहीं जा पाएंगे।
हम बाहर आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने मेज़ पर रखा हुआ अपना फ़ोन, बैग, धूप का चश्मा उठाया और बाहर निकल गई। संभल कर चलते जब वह मुख्तसर सी ढलान चढ़कर सड़क पर आई तो पैर गोया हाथी के पांव हो चुके थे। जो दूर से छोटे मोटे होटल दिखाई दे रहे थे वो वीरान बंद गैराज और चंद दुकानें थीं जिनके दरवाज़ों पर रंग व रोगन से बने हुए मिटे से बदनुमा इश्तिहार को वो ज़ीनत समझ बैठी थी। शाहरा के मुकाबले में ये टूटी फूटी सड़क वीरान थी। मुझे मेन रोड की सिमत ही पलटना चाहिए था। उसने अपने पैरों को देखा और फिर दूर सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों को जो फासले की वजह से छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। मैं इतना चल चुकी? उसने हैरानी से खेतों को देखा। फिलहाल चप्पलों से लिपटी मिट्टी से उसे बड़ा मसला थी। उसने आसपास नज़र दौड़ाई थी। एक कदरे सेहतमंद मगर खुश्क टहनी मिली थी। उस टहनी की मदद से उसने चप्पलों से मिट्टी अलग करने की कोशिश की थी। मिट्टी तो ज़रा सी झड़ी मगर खुश्क टहनी टूट के ख़त्म हो गई थी। जो चप्पल कदरे साफ़ हुई थी वो पैर ऊपर ही रख के लंगलाते हुए दूसरी टहनी की तलाश की। दूसरी टहनी ने भी कुछ काम किया मगर मिट्टी इस कदर ज़िद्दी और चिकनी थी कि वो भी टूट कर ख़त्म हो गई थी। फिर किसी टहनी की तलाश में उसने नज़रें आसपास दौड़ाई थी। टूटी फूटी सड़क के दरमियान एक मजबूत लकड़ी थी और अब उसे कहीं बैठकर मुकम्मल मिट्टी छुड़ाने की ज़रूरत थी। वो सड़क पर थी जहाँ गीली चिकनी मिट्टी नहीं थी जो चप्पल से लिपटी, मगर वो उस गायब दिमागी से एहतियात बरत रही थी कि एक टांग पर उछल उछल कर तवाज़ुन बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रही थी। लकड़ी की तरफ बढ़ते हुए वो सड़क के दूसरे किनारे टिकने की कोई जगह भी देख रही थी। अचानक शाहरा के मुखालिफ सिम से आती सिया जीप के ब्रेक उसके करीब चरचराए थे। उसने दूसरा पैर टिकाया और बेइख्तियार ही दोनों हाथ से चेहरा छुपा लिया था। उसे लगा था दर्दनाक मौत होगी जब जीप उस पर चढ़ेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चेहरे से हाथ हटाए तो ड्राइविंग नशिस्त पर बैठा हुआ बंदा कुछ गुस्से में नजर आया। गलती सारी मेरी तो नहीं है, और सबूत में तो अक्षय कुमार मबहूम रह गया था जब करिश्मा ने चेहरे से हाथ हटाए थे। ज़रा देर पहले जिस दर्दनाक मौत का ख्याल आया था उससे बचने पर शुक्र के बजाय वो अजनबी के रद्द अमल पर शिकवा कुना थी। जब वो उसी जगह जमी उसे देखती रही तो किसी अनहोनी के ख्याल से वो बाहर आया था। उसका सरापा जायज़ा लिया। वो सलामत थी। आप रास्ता छोड़ दें तो मैं आगे जाऊँ? आवाज़ थी या कोई इसरार भरा सरूर, बिना किसी तासुर और जज्बे के मगर फिर भी मुतवज़्ज़ा करने वाली या याद रहने जाने वाली। वो इतनी मरूब हुई कि पल भर पहले वाला सारी गलती मेरी तो नहीं भूल के फिर लंगड़ाते हुए आगे बढ़ी थी। हालांकि एक पैर ऊपर उठाए के चलने की कतई ज़रूरत ना थी। वह हैरत से उसे देखता हुआ वापस दरवाजे खोलने लगा था कि सबिल को याद आया, आपके पास पानी होगा? वो पलटी और बोनट पर हाथ रखकर रुक गई थी। अजनबी ने उसके पैरों को देखा था। अब वो दूसरा भी ज़रा सा ज़मीन पर टिका चुकी थी। उसने दरवाज़ा खोलकर दरवाजे के अंदर से बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी थी। थैंक यू। उसने झपट कर बोतल ली, ढक्कन खोला और पैरों पर उंडेल दिए। और है मासूमियत की इंतहा थी या फुहड़पन की? अजनबी ने घूरा मगर एक और बोतल निकाल ली। सबिल ने हाथ बढ़ाया मगर उसने बोतल दी नहीं। वहाँ उस पत्थर पर बारी बारी पैर रखकर धोएं। बैद ना था कि वह दूसरी बोतल भी खाली करके एक और मिलेगी कहती। उफ, पानी के कदरदान, सबिल ने दिल में सोचा। उसकी बताई जगह पर पहुंची और पलटकर उसे देखा। उसे 7 बोतल भी लेना चाहिए था मगर उसे कहाँ आदत थी। वो अब भी मुंतज़िर थी कि सिफा की तरह वो आगे आकर खुद ही उसके पैरों पर पानी डालेगा। वो आगे आया और उसे एहसास कराते हुए कि वो सिफा नहीं है, ना ये ओक हाउस है, बोतल उसे थमा दी थी। उसने अब की दफ़ा एहतियात से पानी गिराया था। बारी बारी दोनों पैर और चप्पलें धोने के बाद ज़मीन पर रखे पैरों को देखा और होंठ भींच लिए थे। अब उन गीली चप्पलों से धूल चिपटे जा रही थी और उसे चलकर शाहरा तक जाना था। वहीं से रिक्शा या बस का इंतज़ाम हो सकता था। रुके, वो एकदम पलटी। जब तक वो अंदर बैठ गया था वो एहतियात बुलाए ताक रखते हुए धूल से अटी हुई चप्पलों के साथ जीप के पास आई थी। आप मुझे मेन रोड पर छोड़ दीजिएगा। न सवाल, न गुजारिश, न इजाज़त। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। बैठते ही उसकी नज़र डैशबोर्ड पर
धरे टिश्यू बॉक्स पर पड़ी थी और उसने एक साथ कई टिश्यूज़ खींच लिए थे। कुछ देर उसे देखने के बाद भी जब वो मुतवज्जह ना हुई तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। वो झुककर टिश्यू से अपने पैरों और चप्पलों को खुश करने लगी थी। हाथ में इकट्ठे हुए गंदे टिश्यूज़ को वो खिड़की का शीशा गिराकर बाहर फेंकने जा रही थी। उसने सख्ती से लब बंद किए थे। जब तसल्ली और आराम से वो अपने काम से मुतमईन हुई तो शीशा चढ़ाया था और तेज़ी से दौड़ रही सड़क और मनाजिर का जायज़ा लिया था। पीछे छूट रहे मनाजिर उस तेज़ी से भाग रहे थे कि वो उन्हें देखने में पीछे पलटी थी। अपने दरवाजे के शीशे के पार देखते ही उसे एहसास हुआ था कि वो शाहराह पर आकर बाएं मुड़ने के बजाय दाएं सिमत आगे जा रहे हैं, यानी घर से और दूर। आप गलत सिमत जा रहे हैं, उसने तेज़ी से कहा था, जैसे वो ये गलती सुनते ही फ़ौरन ब्रेक लगाकर सर पीटेगा। आप मेरा डेस्टिनेशन जानती हैं? वही आवाज़ और सबील ने कोशिश की मुतासिर न होने की। अपना जानती हूँ, मुझे उस तरफ जाना था, उसने एतमाद से कहकर हाथ को पीछे का इशारा किया था। आपने कहा था मेन रोड पर छोड़ दें, आप जहाँ कहेंगी वहाँ उतार दूँगा। पीछे जहाँ आपने मेन रोड पर उधर टर्न लिया वहाँ उतरना था, आप वहीं छोड़ दें। अजनबी ने उसे देखा। उसके लहजे में नदामत, अफसोस, इल्तिजा, परेशानी कुछ नहीं था। वो यूँ अहकामात जारी कर रही थी जैसे मामूल हो और उसे एहसास भी नहीं था कि उसकी बातें हुक्म के ज़ुमरे में आती हैं। उसकी निगाहें महसूस हुई तो सबील ने देखा। तब तक वो स्टैंड पर लगे फ़ोन को स्क्रीन पर गूगल मैप जूम करने लगा था। नेक्स्ट यू टर्न काफ़ी आगे है। अनजूम करने के बाद वो सामने देखने लगा था और सबील सड़क के दरमियान बने तकसीम कुंदा कोका। कब उसका सिलसिला टूटेगा? जब काफ़ी देर बाद भी ना रफ्तार कम हुई ना यू टर्न आया तो पहली बार उसका दिल किसी बुरे ख्याल के ज़ेर असर सहम गया था। तो क्या मैं दुश्मन के हत्थे चढ़ गई हूँ? उसने ये बात इस कदर सुन रखी थी कि वही ख्याल आया था। उसने कुन आँखों से उस लंबे चौड़े मजबूत कंधे और हाथ वाले संजीदा से ड्राइवर को देखा था, जिसका कद किसी एथलीट सा था। यकायक उस संजीदा शक्ल के पीछे दादी के अंदेशे सच होते दिखाई देने लगे थे। धड़कते दिल के साथ नजरें जरा घुमाई ही थी कि बैक व्यू मिरर के नीचे लटक रही नन्ही सी गुड़िया पर पड़ी थी और आंखें फटी रह गई और उसका दिल डूबने लगा था। दादी का डर इतना दुरुस्त था। उस गुड़िया का निचला हिस्सा जलपरी जैसा था और पीठ पर 2 पंख लगे थे। बाकी इंशाल्लाह आइंदा माँ। जी, तो यहाँ होता हमारी ये नॉवल कंप्लीट और फर्स्ट एपिसोड था तो ज़्यादा स्टोरी समझ नहीं आई है, लेकिन सबील फीमेल लीड है जितनी समझ आई है और उसे रपंचल की तरह संभाल कर रखा गया है, सबसे प्रोटेक्ट करके। मतलब कोई है जिसे छुपा कर रखा जा रहा है और ये हुक्म भी नवाब बेगम, नाम याद नहीं आ रहा, उनका है। और ऋषि जो है वो मेल लीड है और बाकी सब कैरेक्टर्स तो हैं ही। बाकी आगे देखते हैं कि क्या पास्ट है, लेकिन कोई पास्ट में स्टोरी है तो वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। और फर्स्ट एपिसोड था तो इतना भी मालूम नहीं होना था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।